अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मैं हूं हसन लियाकत। जी हाँ, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच विद गजल एंड हसनैन। आज हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत बातें हैं, क्योंकि हमारा शो इंफोटेनमेंट है, इंफॉर्मेशन भी है, एंटरटेनमेंट भी है और बहुत से मामलात होते हैं। नए दिन का आगाज हो चुका है, हमारे मॉर्निंग शो का भी आगाज हो चुका है। जी हाँ, और नई सोच, नए दिन का आगाज नए इरादे के साथ करेंगे। खुद एतमादी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अप्स एंड डाउन्स ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन अगर आप तीन चीज़ें अपने माइंड में रख लें कि यू आर ऑन योर वे, यू आर कैपेबल एंड यू विल अचीव, तो तमाम तर मुश्किलात मामलात हल हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है और उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह अच्छी गुजर रही होगी। इससे पहले कि हम शॉर्ट स्टोरीज की तरफ चले, एक खबर ऐसी है जो कि पूरा पाकिस्तान सुनना चाहता है। वो ये है कि हज के लिए 2025 के लिए कोटा अब आ चुका है। गवर्नमेंट का क्या कोटा होगा, प्राइवेट इदारों का क्या कोटा होगा, इसके लिए तमाम तर डिटेल्स आ चुकी हैं। और तकरीबन जो 2025 में पाकिस्तानी ज़ायरीन जाएंगे हज करने के लिए वो होंगे 1,79,210 टोटल ज़ायरीन होंगे। और ये कोटा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। और अगर सिर्फ एक सेक्टर की बात की जाए, गवर्नमेंट सेक्टर की, तो तकरीबन 89,605 लोग हज करने के लिए इस दफ़ा गवर्नमेंट के कोटे पे जाएंगे और इतने ही लोग प्राइवेट कोटे पे हज करने के लिए जाएंगे। और दो तीन चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बतानी थी। गवर्नमेंट सेक्टर का क्योंकि एक्सपेंसेस पहले ही आ जाते हैं, ये एक अच्छा इक़दाम है। एग्जैक्टली, अच्छा इक़दाम है। इस दफ़ा आप अगर हज करना चाहते हैं, अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए, आपकी फैमिली में कोई हज करना चाहता है, तो 10,65,000 से लेके 10,75,000 तक आपका गवर्नमेंट की हज का एक्सपेंस है। और इसी तरह से जो प्राइवेट एक्सपेंस होगा वो बाद में आपको बताया जाएगा, क्योंकि प्राइवेट कंपनीज के पास तमाम तक कोटा जाएगा। एक चीज़ इंपॉर्टेंट हुई है, वो ये है कि 12 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं जो कि इससे पहले हज के लिए ट्रैवल करते थे, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है, उनको आप साथ लेके नहीं जा सकते। इसके अलावा बहुत सारी ऐप्स हैं जिनको मुतारिफ करवाया गया है जो कि ज़ायरीन की मदद के लिए कारआमद साबित होंगी। सो ये हज की कुछ इंफॉर्मेशन थी, मैंने कहा आपको बता दूं। ठीक है जी, बहुत अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, लेकिन आज हमारे पास बहुत सी इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी हैं। सबसे पहले इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे, वो ये है कि पाकिस्तान के स्नूकर प्लेयर मोहम्मद आसिफ ने तीसरी मरतबा IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली है। और ये हसनैन कतर का शहर दोहा है जहां पर जीती गई है, लेकिन ये सिर्फ एक बार नहीं है। 2012, 2019 और अब 2024 में उन्होंने ये जो है वो चैंपियनशिप जीती है। और काफ़ी प्राउड है, पाकिस्तान के लिए भी फ़ख्र की बात है कि उन्होंने 3 बार जो है पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान का नाम जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद किया है, झंडे को फ़ख्र से बुलंद किया है जिस तरह से। हाँ, तो हुकूमत को भी कुछ जो है हुकूमत को भी कुछ करना चाहिए। आसिफ को भी मुबारकबाद हो। मेरे ख्याल है कि आसिफ पाकिस्तान के वाइड प्लेयर हैं जो कि हर वक्त पाकिस्तान का नाम स्नूकर की दुनिया में रोशन करते रहते हैं। आगे चलते, आज थोड़ा सा हम जल्दी में आपको स्टोरीज बताएंगे। अगली स्टोरी के हवाले से बताते हैं आपको च्यूंटियों के हवाले से। देखिए, जिस तरह इंसान है, इंसान जब मरता है तो उसको मौत की खबर बहुत कम लोगों को होती है। कहते हैं कि इंसान को जब पता भी हो तो वो किसी को बता नहीं सकता। लेकिन च्यूंटी एक ऐसा जानवर है जिसको मरने से पहले अपने मरने की इत्तला होती है। अच्छा, यस। च्यूंटी के हवाले से मैं बताऊं कि च्यूंटी जब मरती है तो अपने साथियों को अपने मरने की इत्तला देती है। मगर ये कैसे होता है? साइंसदानों ने इसके ऊपर तहकीक की और दरियाफ्त किया कि जब कोई च्यूंटी मरती है तो वो एक खास किस्म की खुशबू खारिज करती है। और उस खुशबू को जब दूसरी चूंटियां सूंघती हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये फौत हो रही है। और फौरी से उसके जो तदफीन के मराइल हैं उनसे उसको गुजारा जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि चूंटी बहुत छोटी सी हशरात में से है, तो वो ये चाहती है कि हम डिस्टर्ब ना हो, कोई दूसरा आके हमें कुचल ना दे। सो तमाम तर चीज़ों को वो साइड पे रख के एकदम से तदफीन के अमल में वो शामिल होती है। और अगर चूंटी की बात की जाए तो मैं आपको बताऊं कि जो दफनाने वाली चूंटी होती हैं वो बिल्कुल अलग से होती हैं। और वो उनको जब पता चल जाता है कि एक काफिला आ रहा है, और ये बिल्कुल इंसानों की तरह ना एक काफिला आता है, उसमें सैकड़ों चींटियां होंगी, हजारों चींटियां होंगी, वो काफिला आता है। अक्सर हमने खुद भी देखा है, मैंने बचपन में इस चीज को बहुत ऑब्जर्व किया है। कोई ना कोई फेस्टिविटी होती है, या तो उनकी शादी होती है या उनका फौतगी होती है, और अब करने और उसको उठा के लेके जा रही होती है। एग्जैक्टली। और होता ये है कि जब वो दफना देती है ना, तो दफनाने वाली चींटियां घर जाके खास अपने हाथ से वो स्मेल को दूर करती हैं। अगर उनमें स्मेल दूर नहीं होगी ना तो वो उनको भी तदफीन के अमल से गुजरना पड़ता है। और इसी तरह साइंसदानों ने जब ये दरियाफ्त किया तो उन्होंने एक चूंटी के ऊपर वो खुशबू लगाई, तो सारी चूंटियां उसको लेके स्टार्ट हो गई तदफीन की तरफ जाने के लिए। उनको लगा होगा कि ये फौत हो चुकी है। एग्जैक्टली। उस चूंटी ने आगे से मजामत की, फिर साइंसदानों ने ये कहा कि चलो ठीक है, हम इसके ऊपर से वो खुशबू हटाते हैं, तो फिर उसकी जान बची।
ٹھیک ہے, یہ کافی انٹرسٹنگ سٹوری تھی. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور بھی ہمارے پاس بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے, آپ کو لیے چلتے ہیں نیوزی لینڈ. نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں نامعلوم انتہا پسند نے رات کے آخری پہر مسجد میں داخل ہو کر آگ لگا دی ہے. اب اگر اس کو میں یہ کہوں کہ مذہبی انتہا پسندی کہیں, غیر انسانی واقعہ کہیں, تو ظاہر ہے یہ کچھ بھی غلط نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ مسجد پر جس طرح سے حملے کیے جاتے ہیں, اس سے پہلے بھی 2017 میں یو ایس اے میں, کینیڈا میں, 2019 میں نیوزی لینڈ میں ہوا, اور اب یہ دوسری بار ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں. مسجد میں جاتے ہیں اور جا کر آگ لگا دیتے ہیں. اور جو 2019 میں واقعہ ہوا تھا حسنین, اس میں 21 پاکستانی بھی شہید ہوئے تھے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو انٹرنیشنلی طور پر اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی ایک کرائم ہے. اور لوگ جو ہیں, کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. اس طرح کے واقعات جو ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں. اور ہم دیکھ رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ 2019 میں ایسا ہوا تھا کہ 21 مسلمانوں کو شہید کیا گیا تھا. تو یہ جس طرح سے مذہبی ٹالرنس ہے, اس کو برداشت کرنا کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہوگا. سو ٹرو, جس طرح آپ نے بتایا نیوزی لینڈ کی خبر دی. نیوزی لینڈ میں اس طرح کی خبریں آنا بہت زیادہ میرے لیے تشویش کا باعث ہے, کیونکہ نیوزی لینڈ کا لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے. لٹریسی ریٹ تو خیر ویسٹرن میں سب اچھا ہے, لیکن یہاں پہ کرائم ریٹ بہت زیادہ کم ہے. ایک ون آف دا سیفسٹ کنٹری ہے. 2019 کی آپ نے مثال دی, اس طرح کے واقعے وہاں پہ ہوئے تھے, اور اب جا کے اس طرح کے واقعات واپس رونما ہوئے. تو ہمیں ایک دفعہ پھر دیکھنا ہوگا کہ نیوزی لینڈ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے, گورنمنٹ ہے, وہ اس حوالے سے کیا کام کر رہی ہے, کیونکہ مسلم کمیونٹی کے لیے یہ مسجد کا جو علاقہ ہے نا, وہ سب علاقوں سے عزیز ہوتا ہے. اور اس علاقے میں اب 2 دفعہ پاکستانی حکومت کو بھی چاہیے کہ وہاں کے جو عدالتیں ہیں وہاں پر جا کے ان پر مقدمات کریں, کیونکہ انٹرنیشنلی بھی یہ کرائم ہے. بالکل ایسی ہے, بالکل ایسی ہے جی. اچھا جی, آگے بڑھتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ آج میں اپنی سٹوری نہیں بتاؤں گا, اچھا, بلکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ ڈیڈ سی والی سٹوری شیئر کریں. اچھا, ڈیڈ سی والی سٹوری اگر ہم شیئر کریں تو اس میں یہ ہے جی کہ ایک سائنسدان نے یہ حرکت کی ہے اور ایسا کیا ہے کہ مطلب ایک آرٹسٹ ہے, انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ ایک ڈیڈ سی کے اندر ایک لباس جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے. اور لباس جب انہوں نے چھوڑا تو اس کے بعد انہوں نے جب جو لباس تھا اس کو ڈبویا تو ایک شاندار, 2 ماہ تک ڈبویا, 2 ماہ تک جب انہوں نے ڈبویا تو ایک مطلب آپ بتائیں کہ بالکل ایک شاندار اور چمکدار نمک کرسٹل کے شاہکار میں تبدیل ہو گیا. اور قدرتی عمل نے تانے بانے کو آرٹ کے ایک پیچیدہ کام میں بدل دیا. اور ہم نے جب دیکھا کہ جب اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو ہم نے اس کے اوپر آبزرو کیا تو سخت ماحول کے ساتھ اس کو ملایا گیا. اور یہ اردن, فلسطین, اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ ایک واقعی سمندر ہے, اس میں جو ہے یہ تمام تر معاملات ہوئے. ایک آرٹسٹ نے یہ کارنامہ سر انجام دیا ہے. اور اس کے بعد جی کچھ یہ ہوا کہ پانی آتا تو ہے لیکن یہاں سے کہیں جاتا بھی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ سمپل الفاظ میں یہ چاروں طرف سے ایک طرح سے بند ہے, اور اس پانی کا مقدر صرف بخارات بن کر اڑنا ہی ہے. ہاں ڈیفینیٹلی, ڈیڈ سی کا یہ جو پورا ایک علاقہ ہے جس پہ یہ محیط ہے, 3-4 عرب ممالک ہیں, اور یہ نہ کہیں سے آتا ہے نہ کہیں سے جاتا ہے, ایک ڈیڈ جگہ پہ ہے. اس کی مقدار کبھی کم ہو جاتی ہے, کبھی زیادہ ہو جاتی ہے. گرمیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, جس طرح آپ ہی بتا رہی تھی کہ بخارات کے ذریعے اس کا پانی اوپر ہوا میں اڑ جاتا ہے. سو اس طرح کی چیزیں ڈیڈ سی کے حوالے سے ہم نے اس سے پہلے بھی سنی ہے. اگلی خبر آپ کو بتاتے ہیں, ایپل آئی فون کے حوالے سے پاکستان میں نا بہت سارے لوگ روشناس بھی ہیں. اور ہمارے ہاں آئی فون پی ٹی ہو یا نان پی ٹی ہو, اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے. اور اکثر لوگوں کے پاس تو نان پی ٹی آئی فون ہوتا ہے, جسٹ ایک سٹیٹس سمبل بن چکا ہے, اور ہر کسی کو وہ دکھانے کے لیے اپنے ہاتھ میں آئی فون ضرور رکھتے ہیں. ایپل کا اگر نیا آئی فون کی بات کی جائے, آئی فون 16 کی, تو وہ سڑک پر مفت بانٹنے کی جو ویڈیو ہے وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی. اور یہ ویڈیو دبئی میں موجود ایک شخص نے اپنی گاڑی میں آئی فون 16 رکھے ہوئے تھے اور اسے لوگوں میں وہ مفت تقسیم کر رہا تھا. ویڈیو انسٹاگرام پر شرجیل خان کے پیج سے شیئر کی گئی, جس میں وہ گاڑی سے اترا اور اس نے کئی فون گاڑی کے پیچھے چسپاں کیے ہوئے تھے. اور شرجیل خان نے جب وہ گاڑی سے اترے تو دوسری گاڑی پر دستک دی, اور دستک دے کے آئی فون 16 کا تحفہ ان کو دے دیا. اچھا, آئی فون میں ایسا کیا ہے؟ آئی فون میں نتھنگ, ایک اسٹیٹس سمبل بن گیا, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. اگر آپ اس کو کمپیئر کریں گے دوسرے اینڈرائڈ فون سے تو کوئی زیادہ شاید, ایک تو یوزر فرینڈلی ہے. 16 کے نئے فیچرز نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں یوزر فرینڈلی ہے. آپ 16 کی بات کر لیں, آپ 11 کی بات کر لیں, آپ 15 کی بات کر لیں, 14 کی بات کر لیں, آئی فون کی جو اپلیکیشن ہے وہ سیم ہے, یوزر سیم ہے.
तो इसमें फीचर्स में ऊपर नीचे इजाफा होता रहता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सिर्फ वायरल होने के लिए उन्होंने जो है आईफोन 16 को जो है वो बांटना शुरू कर दिया हो। इसके लिए हमें अपनी टीम को वहां पे भेजना होगा ताकि वो इन्वेस्टिगेटिव को लेकिन वो तो सिर्फ एक वीडियो ही थी ना वायरल होने के लिए। उस वीडियो में जो है वो कंगालना है और देखना है कि क्या कुछ यहाँ पे करना चाहिए। खवातीन हज़रात, आज की शॉर्ट स्टोरी से इतना ही। यहाँ पर वक्त को चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ चलेंगे और बात करेंगे लाहौर में बढ़ती हुई स्मोक के हवाले से। हम देख रहे हैं कि बहुत से इक़दामात भी उठाए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से, और ग्रीन लॉकडाउन पहले लगाया गया, उसके बाद अब जो हिदायत जारी की गई हैं उसमें यह कहा गया है कि वर्क फ्राम होम करना है। फ़ज़ाई आलूदगी की बढ़ती हुई सतह के पेश नज़र पंजाब हुकूमत ने कहा है कि लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान डिविजन्स में सरकारी और निजी दफातर के लिए घर से काम करने की पॉलिसी मुतारिफ हम करवा रहे हैं। और इस इक़दाम का मकसद ये है कि सफ़र से मुतल्लिक आलूदगी को कम करें और इलाके को लपेटे हुए शहरियों को ख़तरनाक स्मोक के एक्सपोजर से बचाना है। लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कल जी, जहां पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने स्मोक के मौजूदा बहरान से पैदा होने वाले सेहत के खतरात को कम करने के लिए हुकूमत के जामे नुक्ता नज़र का खाका पेश किया है और ये कहा है कि बहुत ज़्यादा मुतासरा इलाकों में अखराज की सतह को रोकने से मदद मिलेगी। तो ये इक़दामात उठाए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से जिस हद तक हो सके स्मोक को कम करने के लिए। बिल्कुल ऐसे है। इस तमाम तरह इशू के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली नासिर, जो कि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट लाहौर में मौजूद हैं। सारे वर्क फ्राम होम कर रहे हैं, लेकिन अली को हमें दाद देनी पड़ेगी जो कि इस वक्त चाइना चौक में मौजूद हैं। अली बताइएगा क्या कुछ हालात हैं इस वक्त लाहौर के, और वर्क फ्राम होम किस हद तक इम्प्लीमेंट हो रहा है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त चाइना चौक मौजूद हूँ। यहाँ पर खड़े होकर मैं इसलिए आपको अपडेट कर रहा हूँ क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पर अभी कल जब मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि यहाँ पर रिक्शे नहीं चलेंगे और इसके अलावा मोटरसाइकिल स्टैंड या पार्किंग स्टैंड वो यहाँ पर नहीं होंगे, और साथ साथ मास्क पहनना यहाँ पर लाजमी होगा। लेकिन इन SOPs पर यहाँ पर अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आप मेरे पीछे गाड़ियों की आमदरफ्त भी देख सकते हैं, यहाँ पर रिक्शे भी आ रहे हैं। ख़ास तौर पर जो गैस से चलने वाले रिक्शे हैं वो यहाँ पर उन पर पाबंदी है, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर हमें चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर साथ साथ इस एरिया के अंदर ये भी कहा गया है कि अगर कोई सफ़र करेगा तो उसके लिए लेकिन अली मुझे ये बताइएगा कि रश मामूल से कम लग रहा है, क्या कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंटेशन हुई है जिसकी वजह से वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और रश कम है? जी बिल्कुल, अभी सुबह का वक्त है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो तभी पता लगेगा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है एक तरफ तो स्कूलों को 17 नवंबर तक छुट्टियां दी गई हैं और साथ साथ कुछ सरकारी दफातर हैं उसका जो 50% जो अमला वो घर बैठकर काम करेगा, ऑनलाइन काम करेंगे। तो इस किस्म की भी अभी तो फिलहाल हदायत दी गई हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सुबह का वक्त है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो उसके बाद ही पता लगेगा। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप कैमरे की आंख से भी देख सकते हैं कि ट्रैफिक रवा दवा है, लोग आ रहे हैं, लोग अपने यहाँ पर कारोबार करने के लिए भी जा रहे हैं। तो जो लोगों की तादाद है, जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की तादाद है, वो हमें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही। यहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी तक जो रिकॉर्ड किया गया है वो 1000 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह लाहौर के कई जो मकामात हैं वहाँ पर 700 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है हुकूमत की जानिब से। एक तो ग्रीन लाइन के हवाले से जो उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की है कि जो SOPs बनाए हैं उसके ऊपर भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। माल रोड मेरे बिल्कुल करीब है, यहाँ से तकरीबन अगर हम पैदल भी जाएँ तो 5 से 10 मिनट का सफ़र है। और माल रोड वो एरिया जहाँ पर पंजाब असम्बली भी है, जहाँ पर अदालतें भी हैं, जहाँ पर सरकारी दफातर भी हैं, बड़ी अहम शहरा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है सख्ती ज़्यादा SOPs में बताई गई है, लेकिन यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि SOPs के ऊपर कोई अमल दरामद होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लोगों ने मास्क भी नहीं पहने हुए और रिक्शे भी यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ पर अक्सर मकामात पर जो मोटरसाइकिल पार्किंग स्टैंड है वो भी वैसे की वैसे खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने में नज़र आ रही हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर्स भी बार बार ये हदायत जारी कर रहे हैं कि हस्पतालों के अंदर एक एमरजेंसी की सूरत हाल है। ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो गले इन्फेक्शन और इसके साथ साथ फेफड़ों की बीमारी स्मोक की वजह से जो हो रही है उसके मरीज़ अस्पतालों के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बार बार यही नसीहत कर रहे हैं कि स्मोक जो सा वो नुकसानदेह है, और महकमा माहौलियात भी ये बता रहा है, महकमा मौसमियात भी ये बता रहा है कि आइंदा दिनों में स्मोक मज़ीद बढ़ेगा और कम होने का कोई चांस नहीं है। भारत से चलने वाली हवाओं की वजह से भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह भी कहा जा रहा है कि भारत से भी जो हवाएं चल रही हैं उसकी वजह से भी स्मोक की शिद्दत बढ़ रही है।
बहल शहर लाहौर के लोगों को सांस लेने में काफ़ी मुश्किलात का यहाँ पर सामना है, लेकिन इसके बावजूद लोगों के ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि जो SOPs हुकूमत ने रखे हैं उसको ऊपर कम से कम वो कारबंद हो, उसको फॉलो करें। लेकिन लोगों ने भी उसको हवा की नज़र उड़ाया हुआ, कोई इम्प्लीमेंटेशन होती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे अली, हैं। जैसे कि आपने बताया कि कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, इससे पहले ग्रीन लॉकडाउन के हवाले से भी यही कहा गया, ओपन बारबेक्यू जो है उसका सिलसिला भी जारी था। अभी जैसे AQI जो है आज रिकॉर्ड किया गया, हम देख रहे हैं कि मुसलसल इकदाम तो पंजाब हुकूमत उठा रही है, लेकिन शहरियों का भी ये फ़र्ज़ है कि वो भी SOPs पर अमल दरामद करें। लेकिन सूरत हाल को देख कर ये लगता है कि मज़ीद सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है और सख्ती करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, अभी जो हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं वो भी आलमोस्ट काफ़ी सख्ती हैं कि आप रिक्शा यहाँ पर नहीं ला सकते, क्योंकि ये लोग यहाँ पर कारोबार करते हैं। स्कूलों को बंद किया गया, इसके साथ साथ कॉलेजेस, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कॉलेजेस को भी बंद कर दिया गया। 17 नवंबर तक ये छुट्टियाँ मज़ीद बढ़ेंगी। मास्क लाजमी उन्होंने करार दिया। अब इससे ज़्यादा तो सख्ती यही है कि फिर इनको सज़ा मिलने लग जाए, जेल की सज़ा मिले तो तभी ये पहन सकते हैं, या इनको भारी जुर्माने डाले जाएं तभी पॉसिबल हो सकता है। अब इससे ज़्यादा तो अब शहरियों के ऊपर भी चाहिए ना। यहाँ के जो फैमिलीज़ हैं, स्कूलों में छुट्टियाँ हो गई हैं, बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं, तो वो अपनी फैमिलीज़ बच्चों को लेकर या तो पार्कों का रुख करते हैं, शॉपिंग मॉल का रुख करते हैं, वहाँ पर भी जो है वो बिल्कुल केयर नहीं की जा रही है। और बच्चों को तो ख़ास तौर पर स्मोक से बचा के रखना है। बच्चों के लिए स्मोक इंतहाई ख़तरनाक है। हम देख रहे हैं कि मोटरसाइकिल पर भी अगर कोई सफ़र कर रहा है तो बच्चे आगे बैठे हुए हैं और ख़ुद फैमिली पूरी की पूरी बैठी हुई है, मास्क नहीं लगाया हुआ। आपके सामने मैं भी मास्क पहन कर ये कर रहा हूँ, और ये इतना ज़रूरी है। मास्क आपको 80 से 90% इस बीमारी से महफूज रख सकता है, स्मोक से। जैसा कि मैंने पहले भी इसके वाले से आपको बताया हुआ है कि स्मोक की वजह से। अच्छा अली, आपने मास्क पहना हुआ है, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे। आप तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, इस वक्त चाइना चौक पे मौजूद हैं, लेकिन आपकी जो CM है वो इस वक्त सूबे में मौजूद नहीं है। मरियम औरंगजेब पिछले अरसे में हमें बता रही थी कि 6-7 दफ़ा वो एंटीबायोटिक्स ले चुकी हैं। मतलब कि गवर्नमेंट वाले तो वहाँ पे मौजूद नहीं है, या वो फिर एंटीबायोटिक्स का सहारा ले रहे हैं। तो पिछले काफ़ी अरसे से उनको पता था लाहौर में आलूदगी है, इस तरह के मामला तो हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पे गवर्नमेंट की नाअहली भी तो है। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि हुकूमत की नाअहली इस हवाले से है कि जो प्लान पहले से बना के रखना चाह वो उन्होंने नहीं किया। अब जब स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है तो इसके ऊपर SOPs बन रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि भारत से चलने वाली हवाएं आ रही है, हम मसनूई बारिशें कर रहे हैं। मसनूई बारिशों के ऊपर भी कोई हतमी तारीख अभी तक नहीं दी गई, क्योंकि काफ़ी महंगा प्रोजेक्ट है, अरबों रुपया लगता है। और इसी एरिया के अंदर मसनूई बारिशें की जाती हैं, जो लाहौर के कई दीगर इलाके हैं, जिसमें जोहर टाउन आ जाता है, ठोकर है, रायविंड है, केनाल रोड है, वहाँ पर मसनूई बारिश पिछले साल भी नहीं की गई थी, और अभी तक फ़िलहाल तो कोई हतमी तारीख नहीं दी गई। हुकूमत की भी नाअहली है। अब हुकूमत ने SOPs जो लगाए हैं, अवाम को भी चाहिए, लोगों को भी चाहिए कि वो कम से कम जो SOPs बने हैं, जो हस्पतालों की सूरत हाल है उससे कोई सीखें, समझें, कम से कम स्मोक से अपने आप को बचाएं, और जो एहतियाती तदाबीर जहाँ तक हो सकती हैं वो करो। घर से बाहर कम निकलें, जितना घर से कम बाहर निकल सकते हैं अपने आप को उतना ही महफूज रख सकते हैं। अली, ये शहरियों की जिम्मेदारी तो है यकीनी तौर पर। अली, ये शहरियों की जिम्मेदारी तो है, हम भी समझते हैं, लेकिन बात ये है कि सिर्फ इस तरह के इकदाम करना पंजाब हुकूमत की जानिब से, देखिए जैसे अब फैक्ट्रीज हैं, फैक्ट्रीज का धुआं, अगर आप जितनी मर्जी भी गाड़ियां बंद कर दें, ट्रैफिक प्लान बना लें, स्कूल के बंद कर लें, दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी कम कर दें, लेकिन एक फैक्ट्री का जो धुआं है वो निकलना, उस हवाले से कोई प्लान दिया गया है? क्योंकि फैक्ट्रियां, भट्टे जहाँ पे बनते हैं, उनका धुआं जो फजा को आलूदा करते हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल ऐलान तो किया गया, ये कहा गया कि वहाँ से धुआं नहीं निकलना चाहिए। वहाँ पर अगर कोई ऐसी हमें होता हुआ दिखाई देगा तो हम इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन मसला यह है कि वहाँ पर बड़े लोगों का रोजगार वाबस्ता है। लोग आ गए यहाँ पर पाकिस्तान में, जो ज़रिया मुआश की तलाश में लोग दर बदर ठोकरें खाते फिर रहे हैं, उस वजह से हुकूमत को उनको ऊपर इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं कर पाती। वहाँ पर काम हो रहा है, लेकिन हुकूमत यही बार बार डराने की कोशिश करती है कि इस चीज़ को फॉलो करें, वहाँ से धुआं नहीं निकलना चाहिए, फसलों को आग नहीं लगानी चाहिए। ये मामला सिर्फ लाहौर के अंदर ही नहीं, पंजाब के कई शहर जहाँ पर फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है, जहाँ पर लोगों का ज़्यादातर ज़रिया मुआश जो सा वो ज़राअत के ऊपर है, वहाँ पर भी हम यही सूरत हाल देख रहे हैं कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्मोक है। ठीक हो गया अली, आपने पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों की बात की, पंजाब के डिफरेंट शहरों की बात की, तो लाहौर से आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम चलेंगे गुजरावाला में, जहाँ पे मुदस्सिर बुखारी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर, बताइएगा गुजरावाला में स्मोक के क्या हालात हैं और किस हद तक शहरी परेशान है स्मोक से? हाँ जी बिल्कुल, जैसे ही सर्दियों का मौसम जब शुरू होता है तो उसके साथ ही
جو فضا ہے وہ زہریلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کے بعد جو ہے اسموک میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اگر ہم آج کی بات کریں تو آج جو گجرانوالہ کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 210 جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، جبکہ گزشتہ رات جو ہے وہ 220 تک جو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا۔ اس کی روک تھام کے حوالے سے گجرانوالہ ضلعی انتظامیہ ایک حد تک تو اپنی جو ہے کارکردگی دکھا رہی ہے۔ مختلف جو دھواں چھوڑنے والی فیکٹری ہیں ان کو سیل کیا جا رہا ہے، جو اینٹوں کے بھٹے ہیں ان کو جو ہے وہ سیل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو فصلوں کی باقیات ہیں وہ ان کو جلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے، لیکن یہ جب سردیوں کا موسم شروع ہوتا ہے تبھی یہ ساری کارروائیاں شروع کی جاتی ہیں۔ اسموک کی روک تھام کے لیے پچھلے کئی سالوں سے جو ہے اس کی جو ابتدائی مراحل ہوتے ہیں اس میں تیاری نہیں کی جاتی، جس کی وجہ سے اسموک جو ہے عین ٹائم پر آ کے جو ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جیسے محکمہ ماحولیات ہے جو ان دھواں چھوڑنے والے جو فیکٹریاں ہیں یا دھوئیں چھوڑنے والے عناصر کے خلاف کارروائی رکھتا ہے، اس محکمے کے اندر بھی چند کالی ڈیرے موجود ہیں۔ جب مختلف ٹیمیں جاتی ہیں کارروائی کرنے کے لیے تو وہ پہلے ہی ان کو آگاہ کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری ٹیمیں آ رہی ہیں، آپ اپنی پٹیاں بند کر دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ضلعی انتظامیہ پھر بھی کارروائیوں کو سلسلہ جاری جو ہے کیے رکھے ہوئے ہیں۔ تو جو اسموک کے معاملات ہیں وہ اسی طرح یہاں پہ پاکستان میں جو ہے وہ چل رہے ہیں، خاص طور پہ جو لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، ملتان ہے، فیصل آباد ہے، یہاں پہ حکومت نے جو ہے اس طرح بچوں کو مدثر ہم دیکھ رہے ہیں جب سردیاں شروع ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی یہ مسئلہ جو ہے وہ سر اٹھا لیتا ہے، ہمیشہ کا یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جس طرح سے ابھی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں جہاں پر اٹھانے چاہیے اقدامات اس طرح سے نہیں ہمیں نظر آ رہے۔ اتنا تو کرونا کے دنوں میں بھی نہیں کیا گیا تھا، لیکن اب جب یہ مسئلہ پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے تو حکومت اس کو کیوں اتنا زیادہ سیریس نہیں لے رہی جتنا لینا چاہیے؟ مدثر آپ سن پا رہے ہیں؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ کچھ تو یہ عناصر ہیں جو مسلسل ان پہ کام نہیں ہوتا ہے، دوسرے جو محکمانہ قبضت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کچھ ہمارے جو شہری ہیں وہ بھی جو ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرتے، وہ محکموں کے ساتھ مل جاتے ہیں، جو فیکٹری اونرز ہیں وہ محکموں کے ساتھ مل جاتے ہیں، اور جب رات گئے جو شام کے بعد جب محکموں کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ پھر سے اپنی جو بڑیاں ہیں وہ جلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس میں جو ہے وہ ایسے کیمیکل جلائے جاتے ہیں جیسے یہ پلاسٹک ہو گیا، تاریں ہو گئی، جو اس سے سستا ایندھن ہوتا ہے وہ جلایا جاتا ہے، جس سے جو گیسز نکلتی ہیں وہ سارے شہر کو جو ہے وہ برباد کر دیتی ہیں، اس کی فضائی آلودگی میں اتنا اضافہ کر دیتی ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں پہ گجرانوالہ جو ہے پاکستان کا تیسرا بڑا جو صنعتی شہر ہے، یہاں پہ جگہ جگہ جو ہے صنعتیں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس جو شہری علاقے ہیں، اس کے جو 60 سے زیادہ شہری علاقے ہیں وہ انتہائی فضائی آلودگی کا شکار ہے۔ سارا سال ہی اس کے جو رہائشی ہے وہ بیمار رہتے ہیں، صرف سموک کے دنوں میں ان کی بیماریوں میں زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے علاوہ سارا سال ہی وہ بیماری کا شکار رہتے ہیں، جس کی وجہ یہی ہے کہ محکمے جو ہے جیسے محکمہ ماحولیات ہے وہ جو ہے اپنی ذمہ داری پوری طرح سے وہ ادا نہیں کر رہا۔ اس کے جو ملی بھگت کے ساتھ جو ہے فیکٹریاں دن کے ٹائم تو بند کر دی جاتی ہیں جب تک سرکاری جو ہے آفیسز کا ٹائمنگ ہوتی ہے، رات کے وقت وہ دوبارہ سے جو ہے وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو چونکہ وہ ملی بھگت ہوئی ہوتی ہے وہ اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ حکومت کی طرف سے جو ہے محکمہ ماحولیات کو ڈرون بھی فراہم کیے گئے ہیں، ایک ڈرون کی ٹیم بنا کے دی گئی ہے کہ وہ اڑائیں اور اڑا کے پورے شہر میں دیکھیں کہ کہاں کہاں جو ہے وہ فیکٹریاں جو ہے کالا دھواں چھوڑ رہی ہیں، ان کے خلاف کارروائی کی ہے۔ اس ڈرون کی وجہ سے جو محکمہ ماحولیات ہے اور ضلعی انتظامیہ نے چند ایک جگہ پہ تو کارروائیاں کی ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہے ایک مہینے سے زیادہ گزر گیا، اس کے بعد ڈرون کی مدد سے کوئی کارروائی جو ہے وہ عمل میں نہیں لائی گئی ہے، جس کی وجہ سے اسموک جو ہے پھیلتی جا رہی ہے۔ جو اسموک کی روک تھام کے لیے جو اقدامات کرنے چاہیے وہ تو بچے کو ٹھیک ہو گیا۔ مدثر بغیر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مدثر بخاری ہمارے ساتھ گجرانوالہ سے موجود، ساتھ ساتھ علی ناصر ہمارے ساتھ لاہور سے موجود تھے۔ یہ حالات اسموک کے، آپ کو اپنا خیال خود بھی رکھنا ہے، گورنمنٹ بھی کسی حد تک کوشش کر رہی ہے لیکن بہت دیر کر دی، مہربان آتے آتے یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسٹے ود اس۔
वेलकम बैक टू शो। सियासत के हवाले से बात करेंगे, जो कि मुल्क में तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन इस वक्त हमारी ज़्यादातर तवज्जो अमेरिका की तरफ है। लेकिन उसके बावजूद भी सूबाई खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि 9 नवंबर को सूबाई जलसे में एक करारदाद पेश की जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान तारीख का ऐलान भी करेंगे, तो पूरा मुल्क उसमें निकलेगा। इस तरह की बात कर रहे हैं अली अमीन गंडापुर। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बहुत सारे तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनकी इमरान खान से मुलाकात भी हुई। फिर ख्वाजा आसिफ की अगर बात की जाए तो वो ट्रंप के साथ मामलात को रिलेट कर रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद इनको कोई उम्मीद है। और खान साहब ने तो इतना भी कह दिया कि बाइडन ट्रंप उस तरह से गवर्नमेंट नहीं चलाएंगे, हुकूमत नहीं चलाएंगे, मामलात नहीं चलाएंगे मुल्क के साथ, और दूसरे मुल्कों के साथ में उनके ताल्लुकात थोड़े से डिफरेंट होंगे। इन तमाम इशू के ऊपर आज बात करेंगे। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं पीजे मीर साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछूंगी, जिस तरह से अब ये कॉल दे दी गई है, करारदाद का भी कह रहे हैं सवाबी जलसे में पास करने के हवाले से, आपको लगता है सर कि अब ये कॉल पर अमल दरामद होगा बानी पीटीआई की? क्योंकि अली अमीन गंडापुर तो अपनी ही कॉल पर अमल नहीं करते, जलसों से भाग जाते हैं। ये जो कॉल है, ये कॉल दी जा रही है बिकॉज जो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी कि इमरान मेरा दोस्त है, मैं उसको मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं रिस्टोर करूंगा। ये उस बेसिस के ऊपर ये एक पावर शो होगा। ये पावर शो होगा किसको? जो भी इनके सपोर्टर्स होंगे, वेदर घर के अंदर या बाहर के अंदर, ये बताएंगे कि हमारी स्ट्रेंथ क्या है। तो उसका जो विजुअल इम्पैक्ट है, आई थिंक कि उस पे बैंक कर रहे हैं। बहरहाल बाहर आके आपके पास, वेदर आई लाइक इट और आई डोंट लाइक इट, आपके पास एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है, ठीक है? आपने उस पर इतराजात रखें, बिल्कुल आपका हक है, बिल्कुल रखें आप, बट एट द एंड ऑफ द डे हमने एनर्की से बच के हमने एक सिस्टम को चला, उसके अंदर फ्लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। बात यह है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हमारे अंदर एक्सेप्टेंस कोई नहीं है। अब अमेरिकन इलेक्शंस ले ले, कामला हैरिस हारी हैं, उन्होंने कंसीड कर दिया और उन्होंने कहा कि हम कंसीड करते हैं, हम हार गए हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो नई गवर्नमेंट आई है वो अच्छा चले। हमारे अंदर ये ट्रेडिशन नहीं है। हमारे अंदर हारते हैं, जैसे मैंने पहले कहा, फ्लॉज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, उनको हम ओवरराइड करके हम अटैक्स पे आ जाते हैं। हमने पाकिस्तान की सालमियत को देखना है, ऑपोजिशन ने भी और गवर्नमेंट। और ये अगर मिलजुल के ये काम नहीं करेंगे तो ये, इसीलिए तो इंटरनेशनल जो हम ममालिक की हम बात करते हैं, वो यूनाइटेड हैं, उनकी हुकूमतें चलती हैं, उनमें प्रॉस्पेरिटी आती है। हमारे अंदर क्यों नहीं आती है? अगर हम एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं और एक इतना बड़ा एसेट क्रिएट कर सकते हैं, तो ये मुझे बताएं हम बाकी क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ना इत्तफाकी है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम है। ये 9 नवंबर को ये तो नहीं है कि अगर आ जाएंगे तो ये गवर्नमेंट चली जाएगी। ये कोई बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि आप रोडों से गवर्नमेंट्स को हटाएंगे। अगर आपने हटाना है, आप पार्लियामेंट में जाके हटाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, आप इधर से ले लो या उधर से ले लो, रूल और रूट आपका पार्लियामेंट है। दैट्स इट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा मीर साहब, आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि वो केपी गवर्नमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन केपी के जो अपने हालात हैं वो भी इतने ज़्यादा स्टेबिलिटी की तरफ हमें नज़र नहीं आ रही। इकोनॉमी की बात कर लीजिए, टेरर की बात कर लीजिए, सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो ये जलसों पे ज़्यादा फोकस, फिर गवर्नेंस की तरफ फोकस नहीं है, कहीं ना कहीं पे तहरीक इंसाफ को तो इसका नुकसान पहुंचेगा। यही तो वजह है। ये गवर्नमेंट जो है, फॉर एग्जांपल आज हम अमेरिकन अगर इलेक्शंस की बात करें, ये कामला हैरिस हारी क्यों है? क्योंकि इसने बिल्कुल टारगेट शुरू कर दिया था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर। ये नहीं बताया कि हम क्या करेंगे, ये नहीं बताया कि ये, हालांकि इसको पॉपुलैरिटी मिली है फीमेल अबॉर्शन के लिए, लेकिन मेल्स ने ट्रंप को वोट दे दिया 54%। खवातीन की एक तादाद थी उनके साथ, कैमला हैरिस के साथ, लेकिन हाँ बिल्कुल थी उनके साथ, लेकिन जो मेल वोटर है वही आप उसको यू टर्न मारे, 54% ट्रंप ले गया उसके अंदर। यहां क्वेश्चन उठता है जब हम अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स की, इन्होंने टारगेट किया हुआ है शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ। उन्होंने टारगेट किया था शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ ने इमरान खान। ये पर्सनैलिटी पे आए और हैरिस हारी क्यों है? ट्रंप पे उसने अपना किया। और तुम बताओ कि तुम अगर आते हो तो तुम क्या करो? तो आपका जब भी आपने सवाल किया है कि आप हमें बताएं आप केपीके में क्या कर रहे हैं। हमें पता है कि आप ऑपोजिशन में, हमें पता है, उसकी रिस्पेक्ट है हमें, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आपने लोगों को क्या अपना वो दिया है, रिलीफ दिया है? तो ये जो चीजें हैं, ये इलेक्शंस के अंदर और लोगों के पब्लिक ओपिनियन फॉर्मिंग के अंदर ये बड़ा एक रोल प्ले करते हैं। और ये जो रोल है, मेरा नहीं ख्याल है कि ये दे आर ऑन द राइट ट्रैक। बिल्कुल एहतजाज करो, हर चीज करो,
पार्लियामेंट के अंदर। रोड क्या करोगे मुझे बता दो आप। सही। मीर साहब एक चीज़ ये भी बताएं, इसको भी हाईलाइट कीजिएगा। अब जैसे कि कल एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे अली मोहम्मद खान साहब की एक मुस्बत पेशरफ्त है ट्रंप के आने से, लेकिन इसको हम पाकिस्तान के टेक्सचर में कैसे देख सकते हैं, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, किस बुनियाद पर एक्सपेक्टेशंस हैं पीटीआई को? इमरान खान को चाहिए कि अभी एक स्टेटमेंट दें कि ठीक है प्रेसिडेंट ट्रंप ने मेरे मुतालिक बड़ी अच्छी एक बात की है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये व्हाटएवर एक वीडियो सारे के पास ये, तो उनको चाहिए कि थैंक यू वेरी मच, लेकिन हम एक सॉवरन मुल्क हैं और हम इसको अपने अंदाज से लाएंगे, हमें किसी की कोई इंटरफेरेंस नहीं चाहिए और हमें किसी को ये नहीं चाहिए कि आप वेदर इट इज इमरान खान, वेदर इट इज शहबाज शरीफ, वेदर इट इज जरदारी, इनका किसी का कोई हक नहीं बनता कि आप हमें आकर डिक्टेट करें। हम एक सॉफ्ट नेशन है, ये होती है स्टेट्स, ये होती है नेशंस। तो अगर हम कहें हाँ जी वो मुझे आके बचा देगा, वो इसको बचा देगा, वो उसको कर देगा, फिर आपके मुंह नहीं चलते। फिर वो जो बात होती है ना जो दारी साहब, लंगड़ी लूली जमहूरियत, फिर यार लंगड़ी वो लूली जमहूरियत ही चलेगी। हमें अगर डेमोक्रेसी चाहिए तो स्ट्रॉन्ग साउंड फुटिंग के ऊपर, नेशनल इंटरेस्ट के अंदर एवरीबडी हैज टू बी ऑन द सेम पेज। अगर आप एक पे नहीं होंगे पीपल विल टेक एडवांटेज, और आपका जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल एडवर्सरी मैं कहूंगा जो हमारा नेबर है उसका एडवांटेज ले लेता है। अच्छा मीर साहब, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, आपने जो पॉइंट रेस किया, मैं समझता हूँ कि आपने समुद्र को कूजे में बंद कर दिया। एक तरफ मियां साहब ने जब अमेरिका का विजिट किया, उन्होंने कहा मेरा बड़ा शानदार विजिट हुआ, मतलब हम जब अमेरिका के विजिट करते हैं उसको शानदार कह देते हैं। फिर अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए, वो सारे सेलिब्रेट इस तरह कर रहे हैं जिस तरह ट्रंप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था और वो कल आके खान साहब को छुड़ा देगा। हम खुद लोगों को इन्वाइट करते कि आए और हमारे मामलात में मुदाखलत करें। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो ना, अब हमारा एक जस्टिस सिस्टम है और अगर हम जस्टिस सिस्टम को ओबे नहीं करेंगे, यू रियली थिंक कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर इधर पाकिस्तान में आएगा? कि अगर कोर्ट्स एक ऑर्डर करते हैं उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, बिजनेस वाला कोई नहीं आएगा। मुझे पता है, मैं ये जब सोजोन 2000 हुआ था, यहाँ के टॉप बिजनेसमैन आए थे, तो उन्होंने हमारी जो सिचुएशन देखी, एक आदमी उसका नाम है जेम्स कैन, जिसको नाजिम खान भी कहते हैं, उसने कहा यार अगर ये हालत इस वक्त हमारे लिए ये है, यू रियली थिंक इट इज कंड्यूसिव फॉर मी टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? ये परसेप्शन जो होते हैं इनको हमने ओवरराइड करना है, और ओवरराइड एक ही तरीके से आपने करना है, आपने संजीदगी दिखानी है, टॉलरेंस दिखानी है और एक दूसरे पे कंसिडरेशन करनी है। तो ये जो अभी आपने जो बात ऐड की है, ये चीजें अगर नहीं होंगी तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम बाहर देखेंगे कि हमारा कौन होगा। और यार ये गवर्नमेंट ये ब्रिटिश राज तो नहीं है ना, ये तो अब आपको एक मुल्क मिल गया, इसको चलाएं। आपने क्या ब्रिटेन की तरफ देखना है, अमेरिका की तरफ देखना है, यूरोपियन यूनियन की तरफ देखना है, या रशिया चाइना की तरफ देखना है? आपने अपने घर को ठीक करना है। अगर पाकिस्तान में कोई समझता है कि वो परमानेंट है, जिंदगी परमानेंट नहीं है, तो पोस्ट कहां परमानेंट होगी? बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े गए। तो हमें लार्जर एंड इन अ बिगर पिक्चर पाकिस्तान की जो हमारी जो इस वक्त टूटा हुआ फ्रेगमेंट है, इसको जोड़ना है फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, वेदर इट इज रिलीजन, वेदर इट इज डेमोक्रेसी और वेदर इट इज योर कॉर्पोरेट अफेयर्स। हमने सबको जोड़ना है। हम एक ही तरीके से जोड़ सकते हैं कि आपस के अंदर यूनिटी कर लो। खुदा की कसम, मैं बार बार आपको कई शोज में कहता हूं कि कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने बड़ी प्यारी बात की थी उस वक्त 47, यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन। ये हमारे अंदर आज भी आते हैं, आज भी हम हर कुछ कर सकते हैं, लेकिन नहीं मैं करूंगा, हम नहीं करेंगे। ये चीज है हमारे अंदर जो हमें मरवाती है, सबको मरवाती है। मीर साहब शॉर्टली ये भी बता दें कि अब कल ही बात हो रही थी, पीटीआई के रहनुमा ने कहा कि जल्द इबानी पीटीआई जो है वो बाहर आने वाले हैं जेल से, लेकिन अलीमा खान जो उनकी बहन है उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, झूठी होप्स मत दिलाएं, हमें खुद बाहर आना होगा। मतलब ये चीज सामने आ रही है, ये तासुर आ रहा है कि पार्टी के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है। पार्टी के अंदर मुझे तो समझ नहीं आ रही है कि ये बातें क्या करे। अलीमा ने बिल्कुल सही बात की है, बहुत बात की उन्होंने कि हम खुद निकलेंगे, हमें क्या किसी के निकालने की जरूरत है। भाई जो मैंने पहले कहा है कि खान शुड इशू अ स्टेटमेंट। भाई थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे मुताबिक अच्छी राय की है, बट व्हाट अलीमा सेज इज एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन कि हमने खुद करना है यार। हमारा अपना सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, हमने इसको देखना है। अब देखो ना, उसको बेल्स मिली है कि नहीं हर जगह, अब उसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाए। अब अल्लाह खैर सल्ला। तो क्वेश्चन इज, अगर हम अपने सिस्टम को खुद खराब करेंगे, एक कहानी है, एक मैक्सिम है कि व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड।
बिल्कुल ऐसे ही व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तज्जियाकार, जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल नक्शा है उसके हवाले से बात कर रहे थे। ख़वातीन और ज़ात, यहाँ पर वक्त वो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अब हम बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शन की। अमेरिकन इलेक्शन की बात की जाए तो हम पिछले 3, 4, 5 दिन से हम भी इसी दौड़ में लगे हुए हैं कि कौन बनेगा प्रेसिडेंट, और फाइनली रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप बन गए प्रेसिडेंट। और काफी हैरान कुन उन्होंने कम बैक किया है। और ये एक ऐसे डोनाल्ड ट्रंप ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक टर्म में पहले उन्होंने जो है वो जीत उनको हासिल हुई, फिर उसके बाद शिकस्त, और फिर उसके बाद दूसरी बार जो है वो मैदान में आए, उन्होंने ये मुकाबला जीता। और अब जो है जनवरी 2025 को हसनैन वो अपना हलफ उठा लेंगे और व्हाइट हाउस पर हुक्मरानी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और दोनों तरफ आप देखिए ना कि उनको पहले भी हेली क्लिंटन के साथ मुकाबला करना पड़ा और वो हेली से इलेक्शन जीते, इस दफा कमला हैरिस से इलेक्शन जीते। दोनों दफा खवातीन उम्मीदवार थी डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में। और अब ये कहा जा रहा है कि ट्रंप के बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो कि अदालतों में हैं और वो अब उनको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन आज के प्रोग्राम में हमने गजल ये भी डिस्कस करना है कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स स्पेस कितना असरअंदाज होगा ट्रंप का सदर बनना, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जश्न मनाते हुए भी नजर आ रहे हैं। और इसके पीछे क्या कहानी है ये भी डिस्कस करेंगे। मामलात कहाँ तक जाएंगे, किस हद तक पाकिस्तान के खुशआन साबित होंगे या फिर मुस्बत किरदार अदा करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो एक जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PTI है, वो ये मुसलसल कह रही है कि मुस्बत जो है ये पेशरफ्त हुई है हमारे लिए और काफी सेलिब्रेट भी करती हुई नजर आ रही है। PTI जो जमात है उसकी बात की जा रही है। बिल्कुल ऐसे इसी हवाले से असफर ईमान साहब हमारे साथ मौजूद है, बैनुल अक़वामी तज्ज़िया निगार हैं। सर आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन सुबह की सोच। सबसे पहले अगर ट्रंप की कामयाबी की बात की जाए तो कितनी सिग्निफिकेंट है इनकी कामयाबी, और अमेरिका के बहुत सारे मसाइल हैं जो कि ट्रंप को हल करने हैं, उसके बाद ही वो मेरे ख्याल है मिडिल ईस्ट की तरफ देखेंगे या फिर अपने दूसरे ऑप्शंस की तरफ गौर करेंगे। क्या कहना है आपका? जी जाहिर है, बिल्कुल उनके सामने मुल्की मसाइल सबसे ज्यादा अहम है, और जो जिस बुनियाद पर वो इंतखाबात में कामयाबी हासिल कर सके हैं, वो जो सरफहरिस्त मसाइल में सबसे अहम जो मसला है वो यहाँ की इकॉनमी की सूरत हाल है। और इकॉनमी के हवाले से उनका एक प्लान है जो जिसके तहत वो उसको बेहतर करने का वो मंसूबा रखते हैं। और इसके अलावा दीगर जो लोकल इशूज़ हैं, इमिग्रेशन के इशू हैं, बड़े पैमाने पे लोग इलीगली अमेरिका में दाखिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल थोड़ा काबू से बाहर होती जा रही है। ये एक बड़ा इशू था जिसकी बुनियाद पे ये इलेक्शन में कामयाब हुए, और उनके सपोर्टर्स जो है उनसे ये तवक्को करते हैं कि इस संगीन मसले को हल किया जा सकेगा। उसके बाद फिर बैनुल अक़वामी मसाइल की तरफ आते हैं, जिसमें बैनुल अक़वामी जंगें हैं। जंगों का भी ताल्लुक किसी हद तक इकॉनमी की है, क्योंकि कसीर सरमाया अमरीकी टैक्स पेयर का सरमाया जंगों पर खर्च हो रहा है, तो वो भी एक अहम इशू है। और सदर ट्रंप ने अपनी कामयाबी के बाद सबसे पहले जो तकरीर की है अपने फ्लोरिडा की रिहाइशगाह पे, जो विक्ट्री स्पीच जो की है, ये स्पीच जो की है उसमें उन्होंने इन्हीं बातों का इजहार किया है कि वो किस तरीके से वो रखेंगे। सबसे अहम और एक और अहम बात जो उन्होंने कहा ये कि वो अमरीकी कौम को मुत्तहद करने की कोशिश करेंगे। हालांकि बताया जाता है कि सबसे ज़्यादा जो तकसीम के जिम्मेदार हैं वो खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिनका तर्ज सियासत जो है, उनका अपना अंदाज जो है, उसने बड़ी गहरी तकसीम पैदा की है इस अमरीकी कौम में। और जिस तरीके से आप देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो एक सियासी तकसीम है लोगों के दरमियान, उस तरह अमेरिका के अंदर भी बहुत गहरी तकसीम पैदा हुई, जो कि माजी में इस तरह की मिसालें नहीं मिलती। तो वो उन्होंने कहा कि उस तकसीम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और एक इत्तेहाद लेकर कायम करें। उन्होंने बाज़ाब्ता जो मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ हैं, जिसमें मुस्लिम कम्यूनिटीज़ भी शामिल हैं, मैक्सिकन कम्यूनिटीज़ भी, उनका भी शुक्रिया अदा किया, जो माजी में वो उनका ये तरीका नहीं था। उन्होंने शुक्रिया दिया, उन्होंने कहा कि इन तमाम कम्यूनिटीज़ को मिलकर साथ लेकर चलेंगे, और वो जो बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, इकॉनमी के मसाइल हैं और दूसरी चीज़ें हैं, उसके ऊपर काम करेंगे ताकि
सूरत हाल को बेहतर किया जा सके। अच्छा असफर साहब, कल जब उन्होंने विक्ट्री स्पीच की तो उन्होंने जो है उनका रुझान हमें नजर आया इकोनॉमी के से रिलेटेड भी तो उन्होंने बात की है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो जंगें चल रही हैं उनको भी वो ख़त्म करेंगे और मज़ीद कोई जंग नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं फौरी तौर पर पाकिस्तान में और फौरी तौर पर अमेरिका में किस हद तक तब्दीलियाँ और किस तरह की तब्दीलियाँ आएंगी? देखिए अमेरिका में ये जो जंगों का मसला है इसका बराह रास्त ताल्लुक उसमें मुल्क की इकॉनमी से भी है। सदर ट्रंप इस बात के हामी रहे हैं कि अमेरिका अपने मसाइल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे, वो दुनिया भर के जो मसाइल की तरफ जो तवज्जो देना और उनके अमल दखल करना अमेरिका के मफाद में नहीं है। सदर ट्रंप का ये कहना है कि वो मुंतखब सदर ट्रंप का ये कहना है कि अमेरिका कोई आलमी पुलिसमैन नहीं है और वो पुलिसमैन का किरदार अदा नहीं करेगा। तो हम मुस्तकबिल में ये देखेंगे कि अमेरिका का दुनिया भर के मामलात में अमल दखल बतदरीज कम होगा सदर ट्रंप के दौर में, क्योंकि उनकी कोशिश होगी कि वो अपने मसाइल की तरफ ज़्यादा तवज्जो दें। और आपने इसके पिछली बार जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त भी आपने देखा कि जो नेटो जो फोर्स है जो जिसकी क़यादत आमतौर पर अमेरिका करता है और जिसके ज़रिए पूरी दुनिया में अपनी अमलदारी कायम करता है उसके भी मसाइल पैदा हुए और उन्होंने उसकी फंडिंग रोकने की कोशिश की। बल्कि मौजूदा जो नेटो अलाइज हैं उन तमाम लोगों को खदशात हैं कि वो ट्रंप के आने के बाद नेटो का मुस्तकबिल ख़त्म होगा। जब नेटो का पे निसार कम किया जाएगा, नेटो को गैर फाल किया जाएगा, तो जाहिर है उसके नतीजे में ये जो जंगें हो रही हैं जैसे कोरिया में यूक्रेन की जंग है और दूसरी जंगें हैं, तो वो जंगों में अमेरिका का किरदार कम से कम होता चला जाएगा। और वो इनका वैसे भी अनाउंसमेंट ये है कि वो जंग को ख़त्म करेंगे और माजी में ये कह चुके हैं कि जिस दिन वो इक़्तिदार संभालेंगे उसके दूसरे दिन कम से कम जो यूक्रेन वार है वो तो फौरी तौर पर रुक जाएगी। और तो यूक्रेन वार रुकेगी, साथ साथ उन्होंने मशरक़ वस्ता की जंग के बारे में भी यही लोगों को ये अपना एक मुद्दा बयान किया है कि वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे और उसको कम से कम। असफर साहब, यूक्रेन की वॉर की आपने बात की है, लेकिन रूस की जानिब से धमकी भी दी गई है कि भाई रूस इस तरह की जंग बंदी नहीं करेगा और बाकायदा तौर पर ट्रंप को धमकी मिली है रूस की जानिब से, तो फिर ये क्या इसके इम्पैक्ट्स होंगे? नहीं, ट्रंप से आपको नहीं इल्म है कि ट्रंप के सदर पुतिन के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और दूसरी तरफ ये कि गौर करें कि जब ये यूक्रेन की जंग शुरू की हुई, जब यूक्रेन को ये नेटो का मेंबर बनाने की कोशिश की गई, तो इसने रशिया ने ये खतरा महसूस किया कि यूक्रेन नेटो की शक्ल में जो एक नई जंग मुसल्लत हो सकती है उसके ऊपर, तो उन्होंने इसको वहाँ पे वो मुदाखलत की और वहाँ पे यूक्रेन को रोकने की कोशिश की कि वो नेटो का मेंबर ना बने। तब जब ये मामला तो उसके तय हो जाएंगे तो जाहिर है उसकी जंग भी खत्म हो जाएगी। जब जो साथ है रशिया के वो अगर अमेरिका उससे दूर कर देता है तो जाहिर है उसकी जंग खत्म हो जाएगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा सर कि आपने जंगों की बात की, अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो क्या ट्रंप मिडिल ईस्ट की जंग को ख़त्म कर सकते हैं? क्योंकि हमने एक अमेरिका की पॉलिसी देखी है, वो बड़ी फर्म पॉलिसी है कि वो इजराइल को सपोर्ट करते हैं और कुछ भी कर ले इजराइल तो उनकी एक फॉरेन पॉलिसी आप कह लें या फिर उनका एक कौमी बयानिया है कि वो इजराइल को तो हर हालत में सपोर्ट करते हैं, तो वो किस तरह ख़त्म करवाएंगे ट्रंप? हाँ, ये इतना आसान नहीं होगा। बिल्कुल आपका बिल्कुल सही तवक्कुआत है कि इनका ये आसान तो नहीं होगा कि उसमें मशरिक़ वस्ता में जो उनको फौरी तौर पर रोक सकें, लेकिन इसराइल को बहरहाल मजबूर कर सकता है। अमेरिका में दोनों सियासी जमातें जो हैं जो अदल बदल के हुकूमत में आती हैं, अमेरिका में चूँकि ज्यूश लॉबी बहुत ज़्यादा मुनज़्ज़म है, ज्यूश कम्युनिटी बहुत मुनज़्ज़म है, तमाम वसाइल के ऊपर वो काबिज़ हैं, बड़े बड़े बैंक और मालियाती निज़ाम पे वो काबिज़ हैं, मीडिया के निज़ाम पे वो काबिज़ है, तो वो कोई भी सियासी जमात जो है उनको नाराज़ नहीं कर सकती और उनके लिए मुमकिन नहीं है कि उनके खिलाफ जाए। लेकिन ट्रंप के अंदर एक अहम बात यह है कि वो जंगों में वसाइल सर्फ नहीं करेंगे। अगर अमेरिका इसराइल के जंग में अपने वसाइल फराहम नहीं किए तो इसराइल जंग जारी नहीं रख सकेगा और उसे जंग को रोकना ही पड़ेगा। तो यही इम्कान है कि अगर ये रोक सकेंगे तो इस तरह रोकेंगे
کہ ان کو جو وسائل کی فراہمی ہے وہ کسی طرح اس میں کمی لے کے آئیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ ایک بزنس مین ہے, وہ نہیں چاہیں گے کہ امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے وہ جنگوں میں صرف ہوتا رہے. تو وہ ایک اصولی فیصلہ کریں گے اور میرا خیال ہے کہ اس کی اسی بنیاد پہ وہ جنگ کے دائرے کو کار کو محدود کر سکیں گے. صحیح, لیکن اگر ہم تھوڑی سی اکانومی کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں تو معاشی مفادات میں بھی فائدہ ہوگا, کیونکہ ٹرمپ نے ہمیشہ سے ڈومیسٹک اکانومی اور ڈومیسٹک پالیٹکس کی طرف زیادہ توجہ دی ہے. جی بالکل, امریکہ میں ان کو جو ووٹ ملا ہے وہ اسی اکانومی کے بنیاد پہ ملا ہے, اکانومی بہتر کرنے کی توقع کے. جو صدر بائیڈن کے جو کہ پورے دور میں ملک کی معیشت بڑی متاثر رہی ہے, شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو پینڈیمک تھا, اس کے بعد پھر یوکرین جنگ شروع ہو گئی, اس کے بعد شرق وسطیٰ کی جنگ شروع ہو گئی اور امریکی ٹیکس پیئر کا پیسہ بڑے پیمانے پہ اس میں صرف ہوا. تو اس کے نتائج آئے اور امریکی جو اس کے علاوہ جو یہ یہاں کے جو ایک پالیسی ہے کہ توانائی کے جو ذخائر ہیں اور مقامی وسائل ہیں اس پر تھوڑا توجہ کم دی گئی. امریکہ اس وقت ایک کنزیومر سوسائٹی بن کے رہ گیا ہے اور یہاں پہ جو دنیا بھر میں پیدا ہونے والی تمام چیزیں یہاں دستیاب ہوتی ہیں. امریکہ خود بہت بڑے پیمانے پہ پیداواری میں پروڈکشن جو ہے نا ان کی بہت کم ہے. تو صدر ٹرمپ موقف ہے کہ وہ جو امریکی کمپنیز مختلف ملکوں میں جا کے پیداوار کر رہی ہیں وہ امریکہ میں اپنی کمپنیز لگائیں اور یہاں پہ پروڈکشن کریں, یہاں پہ معیشت کو بہتر کریں, یہاں پہ لوگ روزگار کے مواقع پیدا کریں. یہاں پہ چونکہ امریکہ میں ٹیکسز بہت زیادہ ہیں اور یہ جو ڈیموکریٹس کی پالیسی یہ تھی کہ جو سرمایہ دار ہیں بڑے دولت مند ہیں ان کے اوپر زیادہ ٹیکس لگائے جائے اور ان ٹیکس کو غریب لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے. اس کے مقابلے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف یہ ہے کہ سرمایہ داروں کو ٹیکس چھوٹ دینی چاہیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ صنعتیں لگائیں اور روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں. یہ بنیادی سوچوں میں فرق ہے, تو وہ اپنی سوچ کے مطابق کام کریں گے. لیکن کیونکہ امریکہ میں ایک سسٹم اس طرح کے ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ جو ہے بڑے خاصی مقدار میں جو بڑی تعداد میں جو پیسہ ہے وہ لوگوں کی فلاح پہ استعمال ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوئی کام نہیں کرتے اور وہ حکومت سے ملنے والے وظیفے اور اسی پر گزارا کرتے ہیں. تو اس سے ایک جو ورک فورس ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے کہ آپ کی پیداواری صلاحیت بھی متاثر ہوتی ہے. لوگ جب کام ہی نہیں کریں گے تو معیشت میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. تو یہ اس کو بنیادی سوچ میں وہ دونوں پارٹیوں کے سوچ میں. اور ٹرمپ اپنے چونکہ ایک بزنس مین ہے اور وہ اسی طرح ملک کو چلانا چاہیں گے کہ لوگوں کو جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے, جو پیسے لگانا چاہتا ہے, جو سرمایہ کاری کر رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ چھوٹ دی جائے. اور امریکی کمپنیز جو چائنا میں لگی ہوئی ہیں, انڈیا میں لگی ہیں اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جو لگی ہوئی ہیں وہ امریکہ میں اپنے پیداوار کریں اور یہاں پہ اپنی صنعتیں لگائیں اور یہاں لوگوں کو روزگار. جب روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے پھر دوسری طرف امریکہ میں انلیگل ایک سیلاب ہے. دیکھیں یہ صدر ٹرمپ نے عندیہ دیا ہے کہ وہ بہت بڑے پیمانے پہ ڈپورٹیشن کی ایک مہم کمپین چلائیں گے. اس کے لیے فوج استعمال کریں گے باضابطہ, کیونکہ فوج اس لیے استعمال کی جائے گی کہ یہاں پہ جو ریاستیں اپنی اپنی پالیسی پہ چلتی ہیں اگر وہ ریاست وفاق کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس ریاستی فورسز کوئی اس سلسلے میں تعاون نہیں کرتی اور کوئی وفاق کی پالیسی پر عمل نہیں ہوتا. تو اس لیے انہوں نے عندیہ دیا ہے کہ وہ فوج کو استعمال کریں گے اور فوج کے ذریعے جو انلیگل امیگرینٹس ہیں جن کے پاس یہاں پہ امریکہ میں تقریباً 1.5 کروڑ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی دستاویزات نہیں ہے اور وہ کسی طرح بارڈر کراس کر کے یا کسی طرح یہاں پہنچ گئے اور وہاں پہ وہ اکانومی میں کوئی کنٹریبیوٹ نہیں اس معنی میں کنٹریبیوٹ نہیں کرتے کہ وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. ظاہر ہے ان کے پاس ڈاکومنٹ نہیں ہے تو وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے. یہاں پہ جاب کرتے ہیں, کام کرتے ہیں, آمدن حاصل کرتے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دیتے. تو اس کے لیے ماضی میں تو یہ ہوتا رہا ہے کہ ہر کوئی 15-20 سال کے وقفے کے بعد ایک ایمنسٹی ڈکلیئر کی جاتی تھی اور ایسے تمام لوگوں کو لیگلائز کیا جاتا ہے تو ان کو دستاویزات دی جاتی تھی. لیکن ٹرمپ اس بات کے حامی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا, ٹرمپ اس بات کے حامی نہیں ہے. سر ایک دو پوائنٹس ہیں جو آپ کی باتوں سے میں اخذ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جو باہر امریکن کمپنیز ہیں جو کہ چائنا میں پروڈکشن کر رہی ہیں, انڈیا میں کر رہی ہیں, وہ اگر امریکہ میں آئیں گے ایک تو ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہو جائے گی کیونکہ وہاں کا ویج ریٹ کافی زیادہ ہے.
ایک اس حوالے سے بھی بتائیے گا, اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ پولرائزیشن ٹرمپ کے پچھلے دور میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ ہوئی تھی, پولرائز ہو گیا تھا پورا امریکن سسٹم, امریکن معاشرہ, کیا وہ اس دفعہ ختم ہوگی, کچھ چینج ہمیں ٹرمپ نظر آئیں گے؟ جی, ٹرمپ نے یہی کہا ہے اور ان کا لب لہجہ تھوڑا سا مختلف ہے. ان کو بھی شاید اس بات کا احساس ہوا ہے کہ ملک میں کافی زیادہ تقسیم ہو گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پہلی بار ایسا ہوا کہ مسلم کمیونٹیز اور میکسیکن کمیونٹیز کا شکریہ ادا کیا, کیونکہ اس الیکشن میں ان کمیونٹیز نے بھی ان کو ووٹ دیا ہے, اور وہ بائیڈن موجودہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز سے بڑے ناراض تھے اور ان کی ناقص کارکردگی کہوں گا, کیونکہ اکانومی کے میدان میں وہ کوئی خاص پرفارمنس نہیں دے سکے. وہ استعمال کیا ہے ان کے آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ دو یعنی کس پیمانے پہ کامیابی حاصل کی ہے. اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ کو 295 سے زیادہ الیکٹورل رول مل چکے ہیں, تو جبکہ کامیابی کے لیے صرف 270 الیکٹورل رول کافی ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی وجہ سے امریکی سینٹ اور کانگریس دونوں میں ان کو سبقت حاصل ہے. سینٹ میں تو واضح بھی ہو چکا, لیکن ابھی کانگریس کے نتائج ابھی کچھ باقی ہیں, اس میں بھی ان کو سبقت حاصل ہو جائے گی. تو وہ لوگ چاہتے یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو بھی بہتر کی جائے, اور اس میں جو لوگ صدر ٹرمپ جو ہیں وہ چونکہ اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے کہا کہ وہ اس تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور پوری قوم کو متحد کرنے کی کوشش کریں گے, تو ظاہر ہے اس لیے ان کی پالیسی ماضی کے مقابلے میں تھوڑی سی اس حوالے سے مختلف ہوگی کہ وہ تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلیں گے. ٹھیک. اچھا اسپر صاحب, امریکی جو مسلمز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو بائیڈن نے جو ہے وہ اسرائیل کو سپورٹ کیا تھا, اسلحہ بھی استعمال کیا گیا, اور جس طرح سے معاملات ہوئے مسلم کنٹریز کے ساتھ, اب ٹرمپ کے ساتھ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہ ہو, اور اسی بنیاد پر ان کو ووٹ بھی دیا گیا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. بہت بڑے پیمانے پہ خاص کر جو لبرلز ہیں اور جو ڈیموکریٹ کے سپورٹر تھے وہ ٹرمپ کی اس پالیسی پہ تنقید کرتے رہے, اور وہ اسرائیل کی ایٹ لیسٹ سیز فائر کا مطالبہ کرتے رہے کہ سیز فائر کرایا جائے, لیکن اس میں بائیڈن اس سلسلے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اور گھر سے بہت زیادہ توقعات نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس میں کامیابی حاصل کریں اور وہ جنگ کو روکیں, لیکن بہرحال خود ڈونلڈ ٹرمپ کے اپنا ایجنڈا بھی یہ ہے کہ وہ فوجی قوت کا استعمال سے گریز کرتے ہیں اور امریکہ کی بیرونی مداخلت کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس لیے توقع ہے کہ کسی حد تک وہ اس میں کامیاب ہو سکیں گے. اچھا شارٹلی ایک بتائیے گا, ہمارے پاس وقت بڑا کم ہے, پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف بڑی امید لگائے ہوئے ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد شاید کوئی ریلیف ملے گا ان کو, وہ پریشرائز کریں گے پاکستان گورنمنٹ کو, کیا آپ کو ایسا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے, یہ پاکستان کے اندر ہی ہے. خوش ہو رہے ہیں کہ پاکستان میں اس میں مداخلت ہوگی. امریکہ کی ایک پوری پالیسی ہوتی ہے, امریکہ کی قومی مفاد میں پالیسی ہوتی ہے. امریکہ کی جو معاملات ہیں پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتے ہیں, ایک فرد کے ساتھ نہیں. اور اچھا is there is any chance کہ جو اوورسیز امریکن ہے, جو پاکستانیوں کی بات کر رہا ہوں, وہ کوئی پریشر بلڈ کریں ڈونلڈ ٹرمپ پہ اور وہ کوئی پالیسی بیان جاری کریں؟ اوورسیز پاکستانی اس کا کوئی اتنا خاص کردار نہیں ہے کہ کسی پہ کوئی پریشر ڈال سکے. تو نہ صرف پاکستانی بلکہ اگر ان کو شامل کر لیں اور تمام مسلم کو بھی ملا لیں تو یہ 1% بھی نہیں بنتے ووٹرز کا, تو وہ کس طرح پریشر ڈال سکتے ہیں؟ کوئی کسی بھی صورت میں یہاں پہ کوئی دیکھیں, پاکستان کوئی ایشو ہی نہیں ہے کسی بھی مرحلے پہ, اور نہ ان کی کوئی اتنی توجہ ہے. آپ یہاں بیٹھ کے پاکستان ایک جیسا ملک امریکہ میں کے پاس 50 ایسی ریاستیں ہیں, اتنا بڑا ملک ہے یہ, 50 ریاستیں جو ہر ریاست آلموسٹ پاکستان جیسے رقبہ رکھتا ہے, تو اتنا بڑا ملک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے معاملات کے دنیا کے اور بے تحاشا مسائل ہیں. سب سے اہم مسئلہ تو ان کا اپنا اندرونی معاملہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد بیرونی معاملہ جو ہے وہ بمشکل کوئی 10% بھی نہیں ہوتا جس کے جو ایشو بنتا ہو الیکشن کا, اور مسائل ہوتے ہیں. تو یہ پاکستان میں بڑی کوئی ایشو نہیں ہے, کسی کو اہم توقع ہے کہ یہ بس توقعات ہی کی جا رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے صورتحال جو ہے وہ معاملات انفولڈ ہوتے ہیں اور کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود تھے اسپر آپ, اور تمام تر صورتحال کا مطلب ایک پکچر پورٹریٹ کی انہوں نے کہ صرف ایک بات کہی ہے
हाँ। کہ اور بھی غم ہے زمانے میں, جس طرح کہتے ہیں نا محبت کے سوا پاکستان کے سوا. اور اسی بات پہ انہوں نے بھی اپنی بات ختم کی اور ہم بھی اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. یہاں پر وقت ہو جاتا ہے, ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو صبح کی سوچ. اور آج ہم آپ کی ملاقات کروانے لگے ہیں 5 سالہ بچی گل بختاوری سے. یہ بچی وہ کچھ کر رہی ہیں جو کہ شاید مجھے اور غزل کو کرتے ہوئے عمر لگ جائے. بالکل ایگزیکٹلی. اور یہ کوئی غیر معمولی صلاحیتیں نہیں ہیں, اللہ پاک کی طرف سے ان کو جو ہے گوڈ گفٹڈ ہے. 5 سالہ بچی گل بختاوری ایک ایسی ہونہار بچی ہے جس نے صرف 2 سال کی عمر میں روانی کے ساتھ پڑھنا اور لکھنا بھی شروع کیا, اور پھر 5 سال کی موجودہ عمر میں آسانی سے جملے, پیراگراف اور کہانیاں فہم کے ساتھ پڑھتی ہیں. اور صرف یہی نہیں, اس کے علاوہ وہ دنیا کے ہر جھنڈے کو صرف ایک نظر سے پہچان کر اور پہچاننے کا یہ منفرد ہنر جو ہے ان میں ہے. یہ ٹھیک ہو گیا جی. اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں خود ہی گل بختاوری. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اور ساتھ ان کی مدر ہیں, کیونکہ 5 سال کی ہے تو ان کو سہارا دینے کے لیے ان کی مدر موجود ہیں. اچھا, سب سے پہلے تو ہم ان کا امتحان لے لیتے ہیں نا, کہ جو ہم عوام کو کہہ رہے ہیں. یہ ایک جھنڈا ہے جی, مجھے پتا ہے کس کنٹری کا. آپ پوچھتے ہیں آپ سے, یہ کس کنٹری کا ہے؟ جرمنی. لاؤڈ بولو نا. اوکے, آپ کا دوسرا امتحان ہم لیتے ہیں جی. اس جھنڈے کے حوالے سے بتائیے گا یہ کس کنٹری کا ہے؟ یہ لاؤڈر گل, اونچا بولو. say it louder, good girl. Which بول country is تو this? ٹھیک دیا. Yeah. اونچا. Good امریکہ. یس ہو گیا. job. اچھا, ایک میں اور پوچھوں گا اور پھر غزل کی طرف چلیں گے. میں نیچے سے شفل کر کے نکال رہا ہوں. یہ بتائیے گا جی یہ کس کنٹری کا ہے؟ یہ ایک مشہور فٹ بالر کی کنٹری ہے. Which country is this? Tell me over here. Look. Good. Here. Look. Which country is this? ارجنٹینا جی. میسی کا ارجنٹینا جی. چلیں جی, آپ بھی تھوڑا سا امتحان میں بھی لے ادھر لیتی سے. ہوں. یہ کچھ ورڈز ہیں وہ کر کے اس کے بعد پھر گپ شپ جی, کریں. یہ ورڈ ہے جس کا مجھے پتا ہے کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اب گل بختاوری سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے جج کرتی ہیں. گل, What is that? What is that written? بتاؤ. Gul over there. وہ نہیں ہاں ٹھیک ہے, اسے اپنے اسٹائل میں بتانا ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. گل بختاوری سے تو ہم نے گپ شپ کر لی. صبا, ہم نے جب اس سے آف ایئر میں گفتگو کی, ہمارے پروڈکشن ٹیم نے کی, تو یہ سب کچھ جانتی ہیں, پہچانتی ہیں. تو اتنی کم عمر بچی, کیا اس میں آپ کا بھی کنٹریبیوشن ہے یا اس کو خود شوق تھا؟ میں اصل میں نا بیسکلی میں ٹیچر ہوں ایک نا, تو شروع سے ہمارے گھر میں بکس اور یہ نوٹ بکس ہوتی رہتی ہیں, تو اس کو انٹرسٹ کافی تھا. لیکن مجھے یہ تھا, اس نے 2 سال کی ایج سے ورڈ ریڈ کرنا شروع کر دیا اور یہ سب کرنا. تو جب میں کسی کو بتاتی تھی کہ میری بچی پڑھ سکتی ہے, وہ کہتے تھے ہاں ٹھیک ہے سب پڑھ سکتے ہیں. مجھے بھی لگا شاید واقعی سب پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر اس کے بعد ایک دفعہ یہ اسکول میں جا کے اس نے کوئی گریڈ 7 یا گریڈ 6 کی بک پڑھنا شروع کر دی. تو جب اس نے گریڈ 7 یا گریڈ 6 کی بک پڑھنا شروع کر دی, تو ان کی پرنسپل مجھے بلاتی ہیں, کہتی ہیں کہ یہ نارمل نہیں ہے, عام بچہ ایسے نہیں پڑھ سکتا. ہمارے پاس 2-3 کلاس کے بچے ہیں جو مطلب اتنا اچھا نہیں پڑھ سکتے. پھر ہم نے آہستہ سے ڈسکور کیا کہ اس کو حرف لاغ پتہ ہے, اس کو ڈفرینٹ لینگویجز پتہ ہے. یہ ابھی ہندی سیکھ رہی ہے, یہ ساتھ چائنیز سیکھ رہی ہے, ورڈز اور فریزز, مطلب ملٹیپل لینگویجز. مطلب اتنی چھوٹی سی عمر میں. تو آپ کو جب پتہ چلا کہ یہ اتنا ان کے اندر اتنی صلاحیتیں ہیں, تو آپ نے مزید پھر پالش کیا ان کو؟ اصل میں ان کا جو یہ جو ریکگنائز کرنے والا سارا کریڈٹ ہے, یہ میں اپنی جو ہے ہماری جو پرنسپل ہیں میم عائشہ, ان کو دوں گی, کنگز ہاؤس اسکول میں. انہوں نے یہ کہ مجھے بہت سپورٹ کیا, بہت گائیڈ کیا. انہوں نے کہا یو شوڈ برنگ دس فارورڈ. بچوں کی پڑھائی میں, مطلب بچوں کی پڑھائی ویسے ہی پاکستان میں جو ہے ہم اس پہ بہت ایمفیسس کرتے ہیں, اور کہ ایک اتنی اس عمر میں جو ٹیلنٹ ہے. اور دوسرا آپ کو میں ایک ہم جو ہے اس کا ورلڈ ریکارڈ فلیگ ریکگنائز کرنے کا جو ابھی فی الحال انڈیا میں ایک 5.5 سالہ بچے کے پاس ہے, ہم نے گھر پہ پریکٹس کی, اس پہ گھر پہ وہ ریکارڈ توڑا ہے. تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم وہ بیگ ان کر لیں پاکستان کے لیے ریکارڈ. اور یہ تھوڑا سا شائنس ہے, جس طرح انہوں نے ارجنٹینا بھی بتایا تو بڑا چپ ہو کے, امریکہ بھی بتایا بڑا چپ ہو کے, باہر تو ٹھیک بتا رہی تھی. تو یہ شائنس کس طرح ختم کریں گے؟ یہ جب آئی کیو لیول زیادہ ہوتا ہے نا, تب اس میں یہ شائنس یا پھر ایکسپلور کرنا یا 2 منٹ نہ آرام سے بیٹھنا, زیادہ نارمل کنورسیشن نہ کرنا,
शुरू में हमें लगा शायद हमारी बच्ची बिलो एवरेज है, क्योंकि वो उस तरह कन्वर्स नहीं कर पाई थे हमारे साथ कि मुझे ये चाहिए, मैं खुश हूँ, मैं उदास हूँ, या कहीं टिक के नहीं बैठती थी। हम बड़े परेशान थे। पर जब हमें साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि जिन बच्चों का IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है, उनका फिर ये होता है कि वो क्यूरोसिटी बहुत होती है, उनके थोड़ा बिहेवियर थोड़ा लाउड होता है, वो थोड़ा सा या तो बहुत शाय होंगे या बहुत लाउड। अब घर पे अगर मैं इससे कोई भी फ्लैग पूछूं ना, ये चीख के जवाब बताती है। हाँ। तो ये इस तरह जो है ना, किसी नई जगह आती है तो शाय हो जाती है थोड़ा सा, इसका सोशल में थोड़ा सा ये हाई IQ के साथ होता है। ठीक है। तो अभी ये गुलबख्त आवरी अभी कौन से ग्रेड में है, कौन सी क्लास में है, और आपके फ्यूचर्स के हवाले से इनकी क्या ख्वाब है आपके लिए? गुल जो है फ़िलहाल नर्सरी में है एज के हिसाब से, क्योंकि ये बहुत छोटी है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि इसको अब आगे प्रमोट करें, देखेंगे इसको और चैलेंजेस दें, अगर ये रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है तो उसको मज़ीद सपोर्ट करें जितना हमसे हो सकता है, क्योंकि हमारा जो स्कूल है वो भी यही इस टाइम सोच रहा है कि हमने इसका फुल पोटेंशियल अभी नहीं देखा। हो सकता है ये मैथ्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो, वो भी हम देखें, हो सकता है किसी और चीज़ में भी बहुत, इसकी फोटोजेनिक मेमोरी है, कोई चीज़ ये देख ले स्पेलिंग वगैरह कॉम्प्लिकेटेड तो इसको याद रहती है। मतलब इसका जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, एकेडमिकली IQ लेवल बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। क्योंकि आप खुद एक टीचर हैं तो अक्सर टीचर्स की बात कहती हैं कि बच्चे को प्रमोट नहीं करना चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में। तो क्या आप जैसे अभी कह रही थी कि हम सोच रहे हैं कि आगे इसको प्रमोट करें, तो ये ठीक रहेगा? असल में जैसे मैंने आपको बताया, हाई IQ के साथ मूड टेंट्रम्स होते हैं। अभी इसको 6 महीने लगे अपनी क्लास टीचर के साथ सेट होने में, क्लास फ्रेंड्स बनाने में, बेस्ट फ्रेंड्स बनाने में। इसको दोस्तों का बहुत शौक है, इसका बहुत फ्रेंडली नेचर है, मुस्कुरा रही होती है। अगर मैं इसको एकदम चेंज करूँगी फिर वो सडन चेंज ही एक्सेप्ट नहीं करती। जैसे अभी ये यहाँ बैठी है ना, अब अगर मैं घर में इससे पूछूँ, मैं आपको बताया बहुत लाउडली बताएगी। यहाँ पे ये अभी फ़िलहाल लाइट्स देख रही है, स्क्रीन्स आपकी जो लगी हुई कैमराज वो सब देख रही है, तो वो थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। इसका ये है कि चेंज, ये इस तरह के बच्चे चेंज एक्सेप्ट नहीं करते। और जिस तरह के इसमें टैलेंट है, तो क्या सब आपने सोचा है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बहुत सारे ब्रेक कर सकती है, इवन गिनीज की तरफ भी जा सकती है जैसा कि इनका टैलेंट? इंशाल्लाह। मुझे बस ये कि हम सबको अभी ये रिकग्नाइज हुआ, अभी हमें सब इसके सब पता चला, तो जितना हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें वो है कि गवर्नमेंट भी हमें थोड़ा बहुत इसमें सपोर्ट करे, क्योंकि इस टाइम एज अ मदर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं किस तरह रिकॉर्ड के पास जाऊं या अप्रोच करूं या मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाऊं इस तरह। तो लेट्स सी, इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छा ही होगा। चलें जी, विश यू गुड लक। सबा, आपने इसके साथ काफ़ी मेहनत की है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आप सोच रही हैं उसी तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़वातीन ज़ात, ये था हमारा एक इंटरेक्टिव सा सेक्शन, क्योंकि 5 साल बच्ची हैं और उन्होंने फिर भी 4-5 जवाब सही दे दिए, और सारे ही दे रहे थे, शाइनेस की वजह से नहीं दे सके। बिल्कुल एग्जैक्टली, और अलाहियत है, अल्लाह पाक इनको मजीद नवाजे। और जिस तरह से इनकी मदर ने भी बताया कि हम एज के हिसाब से जो है ये भी नर्सरी में है, लेकिन हम इनको प्रमोट करना जो है वो चाहेंगे। बिल्कुल ऐसे। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। अगली स्टोरी के हवाले से आपको बताते हैं पाकिस्तानी रेसलर शेर खान के हवाले से। शेर खान ने नेपाल में होने वाली चैंपियनशिप में सिल्वर हैवीवेट चैंपियन का टाइटल जीत लिया है। लियारी, कराची, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले शेर खान ने नेपाल में मुनक्किदा अराओ एस चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, और इस कामयाबी के साथ शेर खान ने 2025 की वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। जी हाँ हसनैन, हम देख रहे हैं आए रोज़ हम अपने प्रोग्राम में इस तरह की जो है वो स्टोरीज को डिस्कस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अरशद नदीम के बाद मुसलसल इस तरह के टैलेंट्स जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं, और एक के बाद एक, और हुकूमती सतह पर भी इनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो अप्रोच भी किया जा रहा है, इनको नवाजा भी जा रहा है। ज़ाहिर है जब एक इस तरह का कोई केस हमारे सामने आता है, कोई पाकिस्तान का नाम रोशन करता है, तो सबका मॉरल अप हो जाता है, सब जो है उसमें जोश, हर जो गेम का बंदा उसमें जोश आता है, और वो कहता है कि हमें भी अपना नाम जो है रोशन करना चाहिए, हमें भी आगे जाना चाहिए। तो ये एक अच्छा इक़दाम है, अच्छी चीज़ है कि लोग आगे बढ़े हैं। बिल्कुल ऐसे। इसी हवाले से हमारे साथ खुद मौजूद हैं शेर खान। शेर खान, सबसे पहले तो ABN न्यूज़ की जानिब से, सुबह की सोच की टीम की जानिब से आपको मुबारकबाद हो। आप वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन बनने में कामयाब हुए। बताइएगा कि किस तरह का सफ़र था आपका? शेर खान, आपको आवाज आ रही है? शेर खान के साथ हमारा राब्ता हो रहा है। जो ही शेर खान के साथ हमारा राब्ता होगा तो हम उनके साथ गपशप लगाएंगे। ये एक जबरदस्त स्टोरी है, और मैंने परसों भी शायद आपसे डिस्कस किया था 1-2 दिन पहले कि पाकिस्तान में ना जब से अरशद नदीम जीते हैं तो उसके बाद से हम कम से कम, ठीक है गवर्नमेंट की हद तक नहीं होता, लेकिन हम जब मीडिया की हद तक हर शख्स को अब रिकग्निशन मिलना स्टार्ट हो चुकी है। कोई भी कुछ जीत के आता है उसको रिकग्नाइज किया जाता है। जैसे कल हमारे साथ
मानूर मौजूद थी, हाँ, महविश मौजूद थी, फिर अतर जाहिद यहाँ पे आए, बहुत सारे और लोग आए, फरहान महबूब आए, जिन्होंने डिफरेंट स्पोर्ट्स में अपना नाम रोशन किया है, ना सिर्फ क्रिकेट में। क्रिकेट वाले तो बड़े स्टार्स हैं ना, वो आपको अगर रुलाएंगे भी तो कोई मसला नहीं, हंसाएंगे तो वो आपके काबू नहीं आते। और मुझे लगता है कि दीज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स नीड टू बी इनकरेज, इनको मजीद इनकरेज करने की जरूरत है ताकि इस तरह के टैलेंट जो हैं वो हमारे सामने जो है वो खुलकर सामने आए, और एक के बाद एक रेसलर हो, जिस तरह कल वो बच्चियां हमारे प्रोग्राम में मौजूद थी, गोल्ड मेडलिस्ट थी। हमारे पास सॉरी टू कट यू, हमारे पास शेर खान वापस पहुंच चुके हैं। शेर खान, आपको खुशामदीद कहते हैं, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले आपको मुबारकबाद हो, बताइएगा कैसा रहा आपका इवेंट और फाइनली आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आली मोहम्मद। सबसे पहले मेरी तरफ से आपके चैनल को, पूरे सिंध को, कराची को अस्सलाम वालेकुम। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं 30 डेज की लॉन्ग जर्नी के बाद ये सिल्वर हैवीवेट चैंपियनशिप का एजाज पाकिस्तान लेकर आया। चूंकि मेरा ताल्लुक जो है वो सिंध से है और मैं सिंध की तरफ से जो है रेवोल्यूशन रेसलिंग की तरफ से मैंने काफी इंटरनेशनल इवेंट्स खेले, और रिसेंटली जो 2 नेपाली रेसलर्स को मैंने जो है अक्टूबर के सेकंड लास्ट वीक में जो है मेरा इवेंट हुआ, जिसमें मैंने उनको शिकस्त दी और ये सिल्वर मेडल और सिल्वर चैंपियनशिप लेकर मैं सिंध आया, और अल्हम्दुलिल्लाह सिंध ने काफी अच्छा इस्तकबाल किया। और मैं स्पेशली जो थैंक्स वो सिंध गवर्नमेंट को कहता हूँ, इसमें सरदार मोहम्मद बख्श खान महर और सेक्रेटरी स्पोर्ट्स को, और इसके अलावा जो है CM सिंध और साथ ही सैयद नासिर हुसैन शाह साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया और यहाँ तक। अच्छा, आगे अब आपके शेर खान क्या गोल्स हैं जिनकी अचीवमेंट आप जरूरी समझते हैं? बस ये अचीवमेंट जो है ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी स्ट्रगल छुपी हैं, इसके पीछे मेहनत छुपी है, इसके पीछे स्ट्रगल छुपी है। जिस तरह अरशद नदीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ और शाज़ेब रिंद को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान को लाकर दी, तो ये एक छोटी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन ये भी इंशाअल्लाह ताला जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और CM सिंध से मेरी इंशाअल्लाह बहुत जल्द मुलाकात है, तो मैं कोशिश यही करूंगा कि इंशाअल्लाह ताला जो है अपने साथ और खिलाड़ी बनाऊं कि एक शेर खान नहीं 1000 शेर खान जो है मुल्क का नाम रोशन करें इंशाअल्लाह। वेरी वेल डन। 2025 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए भी आपने क्वालिफाई किया, उस हवाले से भी बताइएगा। और मेरा ख्याल है कि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया मॉर्निंग शो करते हुए और स्पोर्ट्स को कवर करते हुए, आप वो चंद एथलीट्स में से एक है जो गवर्नमेंट की तारीफ करें कि कम से कम उन्होंने आपको सपोर्ट किया, उस हवाले से भी बताइएगा गवर्नमेंट ने किस तरह आपको सपोर्ट किया और कितने अरसे से कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इवेंट हुआ इसके बाद जो है मे बी 5 to 6 कंट्रीज में जो है हमारा एक इंटरनेशनल रेसलिंग टूर्नामेंट है, जिसमें जापान, मेक्सिको, अमेरिका और इसके साथ थाईलैंड, जापान और दूसरे कंट्रीज भी हैं इन्वॉल्व। तो उसमें जो है हमारा चांस है, मेरे साथ 3 से 4 खिलाड़ी जो है उसमें शिरकत करेंगे, और इसके लिए तैयारी अभी से शुरू है, ये नेक्स्ट ईयर है इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद है अल्लाह पाक से कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने यहाँ तक पहुँचाया, इंशाल्लाह ताला वहाँ भी पाकिस्तान के झंडे गाड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान का परचम रेस करेंगे। विनिंग लूजिंग डजंट मैटर, जो अचीवमेंट मिली सर आंखों पे, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज जो है वो पूरी दुनिया में लेकर जाए इंशाल्लाह एज अ स्पोर्ट्स। ठीक है, शेर खान हमारे साथ मौजूद थे, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे और आगे के अपने गोल्स के बारे में बता, और हमारी भी दुआएं आपके साथ है और उम्मीद करते हैं कि आप जीत कर आए, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। यहाँ पर जो है वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू सबकी सोच। अब एक ऐसे टॉपिक के हवाले से बात करेंगे जो कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगेगा, अजीब भी लगेगा, इंफॉर्मेटिव भी है। हाँ, इंफॉर्मेटिव भी है, क्योंकि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी महसूस किया कि कभी कभार हमारा दिमाग ओझल हो जाता है, ज़्यादा बोझ होता है, उसमें ज़्यादा काम होते हैं, माशरती दबाव होता है, काम का दबाव होता है, उसको रिस्टार्ट की जरूरत होती है। हाँ एग्जैक्टली, फेड अप हो जाता है इंसान, क्या वो रिस्टार्ट हो सकता है? वैसे हाँ हो सकता है, लेकिन ये कैसे?
कैसे हो सकता है, ये तमाम तर मामलात आज हम जानेंगे कि हम अपने दिमाग को रीस्टार्ट कैसे कर सकते हैं, हम सुकून कैसे कर सकते हैं, और रीस्टार्ट करने के बाद ताज़ा दम कैसे हो सकते हैं, और किस तरह से हम दोबारा से, जैसे आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो हर चीज़ आपको पता है कि फास्ट चलती है, इसी तरह जब हमारा दिमाग रीस्टार्ट होता है तो दिमाग भी जो है वो तेज चलेगा, फ्रेश। हाँ, बटन होगा इसका या नहीं, ये हम जानेंगे आज। चलिए जानते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इस्माइल साहब, ऑल द वे फ्रॉम अमेरिका, न्यूरोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हम सुबह की सोच। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि दिमाग कैसे रीस्टार्ट हो सकता है? अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको समझने के लिए पहले जरूरी है कि इंसान के दिमाग में अल्लाह ताला ने कोई 100 अरब के करीब नर्व्स बनाई हैं और उनके आगे से 100 खरब कनेक्शंस हैं। तो ये एक बियॉन्ड इमेजिनेशन चीज़ है। तो जो आपने अलामात बताई उसमें जो कनेक्शंस हैं वो हमारे ज़रा एक्ट आउट करते हैं। तो उन्हीं कनेक्शंस को हम बेहतर बनाने के लिए या उनमें और कनेक्शंस बनाने के लिए कुछ ऐसे अमल कर सकते हैं जिससे हमारे बूस्ट भी मिलता है और ओवरऑल हमारी जो वेल बीइंग है वो भी बेहतर होती है। तो उसमें जिस तरह इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो बड़ी एक, जिस तरह रमदान है हमारा, उसके पीछे एक पूरी साइंस है कि जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर एक प्रोटीन निकलती है BDNF, तो वो फिर नए कनेक्शंस बनाती है और जब नए कनेक्शंस बनती है दैट्स व्हाई यू फील बेटर ओवर द डेज। तो आप फील करते हैं कि यार अब मैं लाइट महसूस कर रहा हूँ, आई एम मोर एक्टिव और मैं ज्यादा विजिलेंट हूँ। इसी तरह एक्सरसाइज है, जिस तरह इसको हिट हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग हम कहते हैं, जिसमें आप बेसिकली एक स्मॉल पोर्शन करते हो फिर एक बहुत स्ट्रेनुअस पोर्शन करते हो, तो वो भी सेम यही काम करती है कि वो जो BDNF रिलीज होता है वो ज्यादा कनेक्शंस बनाने की कोशिश करती है, ऑक्सीजन बेहतर होती है और आपके दिमाग को फिर ज्यादा तवानाई भी मिलती है एट द सेम टाइम। फिर तीसरी चीज जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो कोल्ड वाटर शावर्स हैं, जो ठंडे पानी के शावर्स होते हैं, उसके अंदर भी और शॉक प्रोटीन्स निकलते हैं मोटिव नाम के, तो वो भी यही करते हैं कि वो आपके कनेक्शन ज्यादा बनाते हैं। उसकी पूरी एक साइंस है, कनेक्टोरियम्स, तो उसमें भी बेहतरी आपकी आती है। तो ये छोटे छोटे ऐसे अमल हैं या स्टेप्स हैं जो आपको रियली दे कैन गिव यू मोर हेल्प विद द ब्रेन। डॉक्टर साहब, हम नींद को कितना इम्पोर्टेंट इसमें ले सकते हैं कि नींद पूरी करने से या नींद पूरी होने से हमारा जो दिमाग है वो रीस्टार्ट होता है और दोबारा से हम फ्रेश हो जाते हैं? जी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। देखें, अगर आपका 8 से 9 घंटे की नींद पूरी नहीं हो रही एज एन एडल्ट भी, तो इसका मतलब आपका दिमाग रीबूट नहीं हो रहा, वो अगले दिन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जो बेसिकली नींद है वो नेचुरली आपके टॉक्सिन्स निकालती है जो पूरे दिन में आपने इकट्ठे किए होते हैं। तो वो एक तो वो रिलैक्सिंग पार्ट भी है, और दूसरा ये है कि अगर आप 1 से 2 घंटे की रात को नींद मिस करेंगे तो वो तो दिन में टेक्स मल्टीपल आवर्स के उसको न्यूट्रलाइज कर सके। इसी तरह लोग स्लीप डेट में चले जाते हैं कि नींद का कर्जा जिसको हम कहते हैं, और फिर वो कोशिश ये करते हैं कि वीकेंड पे पूरा कर लें। इस तरह होता नहीं कि आप अगर ज्यादा घंटे नींद वीकेंड पे सो जाएंगे तो वो जो पिछला डेट है वो पूरा नहीं होगा। फिर आप इसी तरह फिर आपके मूड प्रॉब्लम्स होते हैं, आपकी एनर्जी कम हो जाती है नेक्स्ट वीक के लिए, और फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उस एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये नींद और रीस्टार्ट का भी कोई ताल्लुक है? आपके दिमाग को रीस्टार्ट करने के लिए नींद कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? और हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि 8 घंटे 7 घंटे या 6 घंटे नींद करनी चाहिए। ये एग्जैक्टली कितने घंटे है? क्या बॉडी नीड्स के ऊपर डिपेंड करता है? जी, बॉडी नीड्स पे तो डिपेंड करता है, लेकिन जो गाइडलाइंस वो ये हैं कि आपकी स्केड्यूल्ड नींद होनी चाहिए। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, कि अगर आप की रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आप एक स्केड्यूल में, तो आप उसी स्केड्यूल में रहें। अगर आप उस स्केड्यूल को हटाएंगे या हिलाएंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगा। लेकिन 8 to 10 hours ऑफ स्लीप इज रिकमेंडेड फॉर एडल्ट्स। और ये रीबूट ही तो फिनोमेना है, यही नेचर का एक फिनोमेना है, क्योंकि हमारे पास नाइट विजन नहीं है, हम रात को देख नहीं सकते, तो इसीलिए हम नेचुरली ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं कि हम रात को सोएं ताकि हम आपको रीबूट करें। जिस तरह आउल है, उसके पास नाइट विजन है तो वो रात को उठ सकता है और दिन में सोता है, तो ये तो नेचुरली हमारा इवॉल्वमेंट इसी तरह है। ठीक, जैसे कि डॉक्टर साहब अभी आपने बात की कि नींद और फिर उसके बाद 8 से 10 घंटे जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी नींद को पूरा करें, तब आपका दिमाग रीस्टार्ट होगा, फ्रेश होगा। लेकिन आज कल हम देख रहे हैं कि इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी है कि इस मसरूफ़ ज़िंदगी में हमारे पास टाइम ही नहीं है अपने दिमाग को हम कैसे रेस्ट दें, कैसे जो है वो काम का बोझ कम कैसे करें और फिर उसके बाद हम फ्रेश नज़र आएँ।
जी बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट बात है और इसलिए आपको इसको सप्लीमेंट करना है एक्सरसाइज के लिए और अच्छी ग़िज़ा के साथ, ओमेगा फैटी एसिड्स के साथ, और 150 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इन अ वीक, ये तो रिकमेंडेड है WHO के, यानी 30 मिनट्स की जो एक्सरसाइज है वो तो मिनिमम है। और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो क्रॉनिक डिजीजेज हैं जिस तरह डिमेंशियाज हैं और इवन हाइपरटेंशन या डायबिटीज है, उनको भी ये पुश अवे करता है। लेकिन इफ वी आर नॉट डूइंग इन दिस सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिस तरह आप कह रही हैं, तो हमारी फिर एज जो है एक्सपेक्टेंसी वो कम होगी और हो रही है ओवर टाइम। ठीक, और जो आपने पिछले सवाल के जवाब में कहा था कि नींद पूरी करना और नींद का एक साइकिल होना चाहिए कि 10 बजे सो रहे 6 बजे उठ रहे हैं, लेट्स सपोज एक शख्स का नींद साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत सारी सोशल हमारी पाकिस्तान में गैदरिंग्स इस तरह की होती हैं, तो फिर 12 से 8 सोएंगे तो आपका साइकिल पूरा हो गया, वो डिस्टर्ब रहेगा 8 घंटे वाला साइकिल जो 10 से 6? नहीं जी, नई रिसर्च तो ये शो करती है कि वो डिस्टर्ब रहेगा। अच्छा, वो जो अब इसीलिए स्केड्यूल टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन नंबर ऑफ आवर्स। और आप बेशक ये करके भी देख लें तो यू वोंट फील एज फ्रेश। तो दिस इज व्हाट आवर नाउ रिसर्च शोज अस। इसीलिए नंबर स्केड्यूल टाइम विद द प्रॉपर स्केड्यूल इज इम्पोर्टेंट देन नंबर ऑफ आवर्स। ठीक, और एक बात और बताइएगा कि ये मिथ है या फिर साइंटिफिकली प्रूव है कि जो आपकी एज है वो जब जब बढ़ती है आपका स्लीप साइकिल कम हो जाता है, इज इट ट्रू? नहीं जी, ये सही बात है। ये आपकी जो रेस्टिंग स्लीप है उसको REM जिसको कहते हैं वो डिक्रीज करती है, इसीलिए तो आपकी जो नाइट टाइम अवेकनिंग्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं और उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं। सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो आप रेस्टफुल्ली आप स्लीप नहीं करते, आप नाइटमेयर्स होते हैं, नाइट टेरर्स होते हैं, स्लीप वॉकिंग भी कुछ लोगों में हो जाती है, डिमेंशियाज में तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। सो दैट इज ट्रू। तो इसीलिए जो अभी हेल्थ जो आपकी है, ब्रेन हेल्थ पे अगर आप फोकस करेंगे अर्ली ऑन तो वो लेट इट विल बी फ्रूटफुल फॉर यू। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी बताएं कि अच्छी खुराक आप कौन सी रिकमेंड करेंगे अपने दिमाग को तवाना रखने के लिए? कौन सी डाइट्स ऐसी हैं जो इस्तेमाल करनी चाहिए? जी, अब तो ये इट्स वेरी वेल एस्टैब्लिश कि डैश डाइट है, DASH, ठीक है। बेसिकली ये बनी तो हाइपरटेंशन के लिए थी, लेकिन ये मेडिटेरेनियन डाइट है जिसमें नट्स का इस्तेमाल है, मोर वेजीज एंड फ्रूट्स हैं। सो एवरीबॉडी कैन गूगल डैश डाइट। तो उसका सबसे ज्यादा हमारे पास अभी तक एविडेंस है कि दैट इज गुड फॉर योर वैस्कुलर हेल्थ, जो आपकी ब्लड वेसल्स की हेल्थ है, एंड आल्सो फॉर योर शुगर। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैलुल्ला जो दिन की नींद है, आधे घंटे की नींद इस्लाम में है कि आपको करनी चाहिए, और उसके बाद रात के खाने की अगर बात की जाए तो आप देखिए कि वो आपने ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद खाना है। सो साइंटिफिकली भी आजकल इसको प्रूव किया जा रहा है और लोग इसको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं अगर आप दिन को आधा घंटा या घंटा सो लें। जी बिल्कुल ठीक है। आप अगेन जिस तरह आपने वर्ड इस्तेमाल किया, रीबूट कर रहे हैं, अगर आपकी वो स्केड्यूल का पार्ट है तो दैट इज फैंटास्टिक। और आपने बड़ी अच्छी बात की कि फौरन इशा के बाद खा लिया जाए और वो जल्दी, इसीलिए पूरी दुनिया में डे टाइम जो सेविंग्स होती हैं, या इस तरह अमेरिका के अंदर है, उधर जो डिनर है वो तो 6 to 7 PM के दरमियान हो जाता है। सो आपकी बॉडी को ज्यादा रेस्ट मिलता है, स्टमक को रेस्ट मिलता है, एंड दैट इज गुड फॉर योर ब्रेन ओवरऑल एज वेल, क्योंकि आपको फिर रात को आपकी इतना काम नहीं करना पड़ता बॉडी को, उसको एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए। सो दैट्स अ फैंटास्टिक हैबिट जो हमें भी करना चाहिए। हम लोग तो रात के लेट तक 10-10, 12-12 बजे तक तो खाना खा रहे होते हैं। जी, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमें डाइट के हवाले से भी बता रहे थे कि किस तरह आपने अपनी नींद को पूरा करना है। हसनैन, जो आप लेट नाइट सोते हैं, अब आप जल्दी सोना स्टार्ट कर दें क्योंकि ये आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है। जल्दी सोता हूँ मैं, बहुत जल्दी सोता हूँ, और मैं इतना जल्दी सोता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो लोग कहेंगे आप सोते ही रहते हो। ये आपका मसला हो सकता है, आप अपनी बात मेरे ऊपर करें। खैर, हम सबको जल्दी सोना चाहिए, टाइमली सोना चाहिए, ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और आज जो डॉक्टर साहब बता गए कि आपको रीबूट करता है, रीस्टार्ट करता है। ख़वातीन हज़रात, आज की सुबह की सोच उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। मुझे, गजल को और हमारी पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।